लगता है खांसी हो गई। तो क्या दोस्तों आप लोगों ने कभी सोचा कि आखिर ये खांसी हमें होती क्यों है, मतलब इसके पीछे का पूरा फंडा क्या है, और अगर ये हमें हो गई है तो हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे ठीक कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी बेसिकली वीडियो रहेगी वो होने वाली है इसी कफ यानी कि खांसी के ऊपर। और इसमें हमारे दो सबसे ज़्यादा मेन ड्रग हैं जो हमारे इसी कफ में यूज़ होते हैं, एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसेप्स। इनके बारे में भी हम जो है डिटेल्स में स्टडी करने वाले हैं। तो हम देख रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी थर्ड, बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर, और इसमें हमारी जो है यूनिट फर्स्ट चल रही थी। तो यूनिट फर्स्ट में हमने जो है यहाँ पर अपने 2-3 चैप्टर ऑलरेडी कवर कर लिए थे। आप लोगों ने अगर नहीं देखे हों जाके आप जरूर से चेकआउट कर सकते हैं। जो भी प्रीवियस वीडियो रहेंगी उनकी प्लेलिस्ट वाइज जो लिंक होगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके जो है चेकआउट कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो पहले हम समझते हैं कि आज की वीडियो के हमारे की पॉइंट्स क्या रहेंगे। तो सबसे पहले तो हम इन एक्सपेक्टोरेंट्स एंड एंटीटसेप्स का एक छोटा सा इंट्रो जानेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ हमारी है क्या, और फिर हम जानेंगे इस कफ के बारे में डिटेल्स में। क्योंकि अगर आप देखो एग्जामिनेशन पर्पज से देखा जाए तो इतना ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है ये टॉपिक, लेकिन रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि खांसी या कफ एक ऐसी कॉमन बीमारी है जो हर दिन मतलब नॉर्मली किसी ना किसी को हो जाती है। तो हमें जो है उसके बारे में डिटेल्स में पता होना चाहिए। अगर कभी कभी पूछ भी लेता है तो आप एज अ फार्मासिस्ट इस चीज़ को बता सके। तो देन हम जानेंगे कि कफ हमारा एक्चुअल में क्या होता है, फिर उसके टाइप्स हमारे क्या हैं, कॉजेस क्या हैं, यानी कि क्यों कफ होता है, उसके पीछे का रीजन, और देन जानेंगे उसका मैकेनिज्म, यानी कि ये हम थोड़ा टेक्निकल टर्म में समझेंगे कि आखिर कफ हमको हुआ क्या। और उसके बाद हम इसके ड्रग्स के बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसेप्स है इनके बारे में। तो इनका मैकेनिज्म जानेंगे, फिर इनके अंदर कौन कौन से ड्रग्स बिलोंग करते हैं, फिर इसकी काइनेटिक प्रॉपर्टीज, फिर इसका एडवर्स इफेक्ट, जो सारे मिलकर हमारे क्या बनाते हैं, फार्माकोलॉजी। और यहाँ साथ में कफ के कुछ और भी छोटे छोटे ड्रग्स हैं तो उनको भी हम जो है छोटे में यहाँ पे देख लेंगे। तो चलिए यहाँ स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे और अपना और अपनी फैमिलीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो मेरा नाम है आकाश कुमार और स्वागत करता हूँ मैं आप सभी के अपने चैनल केयर वेल फार्मा में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पर जब कभी भी किसी को कफ होता है यानी कि खांसी होती है, तो खांसी होने पे आप लोगों ने एक चीज़ देखी होगी कि थोड़ा सा मतलब स्प्यूटम, या आप बोल सकते हैं थूक हिंदी में, या फिर आप बलगम बोल सकते हैं, म्यूकस वगैरह, वो हमारा जनरेट होने लगता है। हमारे कहाँ पे होने लगता है, चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। तो लेट करो कि ये हमारे वही शिवम भाई को हम फिर से यहाँ ले आए। तो लेट करो कि ये हमारा पूरा क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो इसको मैं पहले ही डिटेल्स में बता चुका हूँ, बार बार हम यहाँ पे नहीं बताएंगे, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है इसलिए। तो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा ट्रैकिया, और ये हमारे यहाँ पर जाइए, ये हमारे ब्रोंकाइल्स हैं हमारे, और ये एल्वलाइज हैं, और ये पूरे के पूरे लंग्स हैं। तो जब कभी भी खांसी वगैरह होती है तो उस टाइम पर क्या होता है कि जो हमारे ये ट्रैकिया है, यहाँ पर जो म्यूकस होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि म्यूकस हमारा क्या हो जाता है, यहाँ पर इस तरह आ जाता है। तो म्यूकस हमारा थोड़ी सी ज़्यादा मात्रा में बन जाता है, और उस म्यूकस जब ज़्यादा मात्रा में बन जाता है तो उसको बाहर निकालने के लिए क्या होता है, हमारा यहाँ पर होता है कफ, यानी कि खांसी आती है। अभी हम इसको डिटेल्स में भी जानेंगे। तो यहाँ पर आपको खांसी का एक फंडा क्या समझ आएगा कि यहाँ पर जो म्यूकस होता है ना, उसको हमें बाहर निकालना होता है, ये हमारा मेन फंडा होता है खांसी का। तो अब समझो कि ये दोनों हमारे ड्रग्स इसमें कैसे हेल्प करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे जो आते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट्स अगर आप इस नाम से समझो, एक्स मतलब यहाँ पर आप इसको एग्जिट समझ सकते हो, या आप यहाँ पर एक्सपेल यानी कि बाहर करना, या पर आप समझ सकते हो एक्सपल्सन यानी कि रिमूव करना है किसी चीज़ को। तो ये एक्सपेक्टोरेंट वर्ड से आप समझ सकते हो कि ये हमारे इस म्यूकस को हमारे इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकालने का काम करते हैं। अब जब किसी को मतलब ये हुआ होगा, अगर कफ ज़्यादा मात्रा में हो जाती है, कोरोना वगैरह में भी बहुत लोगों को हुई होगी, तो उस टाइम पर म्यूकस बहुत ज़्यादा मात्रा में आया होगा, और जब कभी खांसते होंगे तो साथ में ये बलगम बाहर निकलता होगा, जिसको हम स्प्यूट यानी कि बाहर थूकते हैं। तो अगर ये कंडीशन नॉर्मल चल रही है, यानी कि आ रहा है थूक, बाहर लोग थूकते जा रहे हैं, लेकिन अगर ये कंडीशन ऐसी हो जाती है कई केस में कि ये म्यूकस हमारे यहाँ पर अटैच हो जाता है, चिपक जाता है, और ये बाहर नहीं आता, और इस केस में बार बार हम लोग खांसते हैं लेकिन ये हमारा बाहर नहीं आता है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, ये ब्लॉकेज क्रिएट कर रहा है, जो क्या कर रहा है, यहाँ सांस लेने में भी दिक्कत कर रहा है और बहुत सी परेशानियाँ कॉज कर रहा है। तो उस केस में फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेते हैं एक्सपेक्टोरेंट। तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं कि वो इसी म्यूकस को जो अटक गया है हमारे वहाँ पर, उसको बाहर निकालने का काम करता है। तो ये म्यूकस को दो तरीके से बेसिकली बाहर निकालता है। पहला क्या करता है, म्यूकस को कर देगा डाइल्यूट। डाइल्यूट मतलब इसको पतला कर देगा, जिससे म्यूकस आपको पता होगा थिक, थोड़ा सा थिक होता है और वो यहाँ पर अटक जाता है। तो यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट क्या करेंगे, उसको तो पहले थोड़ा सा पतला कर देंगे जिससे वो यहाँ आराम से बाहर निकल जाए, और सेकेंड केस में क्या करते हैं, वो म्यूकस को तोड़ देंगे, यानी कि ब्रेक डाउन कर देंगे। और जब म्यूकस हमारा जैसे मान लो ये बड़ा पार्ट है, इसको अगर छोटे छोटे टुकड़े में कर देंगे तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो इस तरह हमारे जो एक्सपेक्टोरेंट्स है वो यहाँ पर अपना काम करते हैं, और फाइनली जो म्यूकस होता है उसको रिमूव करते हैं, और जैसे ही म्यूकस यहाँ पे बाहर निकल जाता है, हमारी खांसी धीरे धीरे ठीक हो जाती है। क्योंकि खांसने का पर्पज ही क्या था कि खांस रहे थे म्यूकस को बाहर निकालने के लिए, और एक बार जब म्यूकस बाहर निकल जाएगा तो खांसी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, वहाँ पर कंट्रोल हो जाएगी। अब सेकंड बात करें यहाँ पर एंटीटसेप्स की। तो एंटीटसेप्स का काम क्या होता है कि ये बेसिकली हमारे कफ को क्या करते हैं, जहाँ से हमारा ये ब्रेन से कंट्रोल होता है। जो कफ वाला सीन होता है ना, जैसे आप कभी देखोगे
ये हमारा सीएनएस से कनेक्ट है, ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो ये एंटीटसेप्स हैं, ये बेसिकली क्या करते हैं, हमारे कफ सेंटर को, यानी कि सीएनएस के अंदर एक कफ सेंटर होता है जो हमारे इस कफ को जनरेट करने में हेल्प करता है। तो एंटीटसेप्स क्या करते हैं, हमारे इसी कफ सेंटर को जाके क्या कर देते हैं, डिप्रेस कर देंगे, सप्रेस कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे, रोक देंगे। और इससे क्या होगा कि अब जो खांसी हमें आ रही थी वो खांसी हमको नहीं आएगी, और कहीं ना कहीं ये चीज़ हमारे इस म्यूकस के बनने को भी कम करती है। तो ये बेसिकली हमारे एंटीटसेप्स का काम होता है, और ओवरऑल ये क्या करता है, ये भी हमारे कफ को ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। तो शॉर्ट में आप समझ गए होगी कि एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसेप्स हमारे क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन वाइज समझे तो एक्सपेक्टोरेंट्स हमारे वो ड्रग्स होते हैं जो हमारे स्प्यूटम, अब देखो स्प्यूटम क्या होता है, एक्चुअल में हमारा होता है म्यूकस, और म्यूकस हमारा कहलाता है बलगम। यहाँ पर देखा होगा बलगम म्यूकस। अब कभी भी आप जब म्यूकस बाहर आता है बॉडी से, तो आपको पता होगा आपके माउथ में सैलाइवा प्रेजेंट होता है, यानी कि सैलाइवरी ग्लैंड, जो आपका सैलाइवा ऑलरेडी निकलता रहता है माउथ में, तो वो सैलाइवा जब हमारे इस म्यूकस के साथ जाके अटैच हो जाता है तो वो हमारा कहलाता है स्प्यूटम, यानी कि म्यूकस हमारा थोड़ा सा पतला हो जाता है। तो जो स्प्यूटम है उसको भी हम जो है यही मान सकते हैं कि म्यूकस में हमारा थोड़ा सा सलाइवा मिल गया है, थोड़ी सी और चीज़ें मिल गई हैं, थोड़ी डस्ट पार्टिकल वगैरह मिल गए हैं, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो वो सब मिलकर हमारा क्या बनता है, स्प्यूटम मिलता है। तो इसी स्प्यूटम को बाहर निकालने के लिए जिन ड्रग्स का हम यूज़ करते हैं वो हमारे कहलाते हैं एक्सपेक्टोरेंट्स, और ये बेसिकली क्या करते हैं, कफ को ट्रीट करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब सेकंड हमारे आते हैं एंटीटसेप्स। तो इनका काम क्या होता है कि ये कफिंग प्रोसेस को, ये इनको म्यूकस से कोई लेना देना नहीं है, वैसे कम करते हैं, लेकिन देखा जाए ओवरऑल तो इनका इस म्यूकस से कोई फंडा नहीं है, ना ये एक्सपेक्टोरेंट के कोई काम में दखल अंदाजी करते हैं। इनका मेन काम क्या है कि ये इस कफ को कम कर देते हैं। अब ये बेसिकली होता है ड्राई कफ में, ये मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारे एंटीटसेप्स बेसिकली क्या करते हैं, हमारी कफ वाली जो प्रोसेस है उसको रोक देते हैं। कैसे, हमारे माइंड में, यानी कि ब्रेन में डायरेक्टली कफ सेंटर को डिप्रेस करके ये हमारे इस तरह काम करते हैं, और इसीलिए इनको जो है कफ सप्रेसेंट नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप बेसिकली ब्रीफ इंटो जान गए एक्सपेक्टोरेंट और एंटीटसेप्स का। अब हम समझते हैं कफ हमारा एक्चुअल में क्या होता है। तो कफ को डिफाइन करने के लिए ना सबसे जो मेन इसकी परफेक्ट डेफिनेशन है वो होगी कि ये एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है। अब यहाँ पर लोग कंफ्यूज आते हैं, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स कैसे हो गया, मतलब हम इसके लिए दवा खा रहे हैं फिर भी ये हमारा प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स क्यों है। पहले इसका मतलब समझो। प्रोटेक्टिव का मतलब होता है बचाव करने वाला, यानी कि हमारी बॉडी में ये क्या कर रहा है, ये हमको बचाव कर रहा है किसी और चीज़ों से, मतलब कह सकते हैं एक तरह से ये सेफ्टी प्रोवाइड कर रहा है हमारी बॉडी में। और रिफ्लेक्स का मतलब होता है रिएक्शन या एक्शन। अब रिफ्लेक्स मतलब क्या समझो, आप ऐसे समझो, अब रिफ्लेक्स को आप किसी तरह का एक एक्शन का रिएक्शन समझ सकते हैं। कि चलो मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। लेट करो कि ये हमारी पेन है और ये हमारा शॉर्पनर है। अब लेट करो मैंने इसको मारा ऐसे। अब देखो जब मैं इसको मार रहा हूँ तो यहाँ पर जब ये लग रहा है, ये मैं जो मार रहा हूँ ये तो मेरा एक्शन हो गया, लेकिन ये लगने के बाद क्या हो रहा है, ये हमारा वापस इस तरह जा रहा है। तो यहाँ के बाद जो ये प्रोसेस हो रही है ये क्या है, इसका रिएक्शन हो गया। इसी तरह से जो प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है ये हमारे एक बचाने के लिए एक रिस्पॉन्स होता है। अब किस चीज़ के पीछे आता है ये मैं आपको चलो आगे समझाता हूँ। देखो कंफ्यूज मत हो, बस आप सुनते जाओ, धीरे धीरे आपके सारे के सारे डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे। तो पहला फंडा कि हमारा ये प्रोटेक्टिव क्यों है, क्योंकि आपने देखा होगा कि खांसी जो होती है कब, वो हमें हमेशा नहीं आता। ऐसा तो नहीं है भाई कोई बैठा है मजे में एकदम खांसने लग गया, कहीं कहीं रीजन पे आती है। तो सबसे पहले इनके रीजन क्या आता है कि मान लो कभी कोई लोग खाना खा रहा है और जल्दी जल्दी जब वो खाना खाने लगता है तब उस केस में उसको खांसी आती है। या मान लो कोई हंसते हुए खाना खा रहा है तब उस केस में आती है। या आप लोगों ने सुना होगा ना कि खाते टाइम बात मत किया करो। तो मान लो कोई ज़्यादा बातें करते जा रहा है उसके बाद उसको खाना खाता है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं कि ठसा लग जाना एक तरह से। तो उसके बाद क्या होता है, उसको खांसी आती है। अब इसमें होता क्या है, तो आपको पता होगा कि जो हमारा विंड पाइप है और जो हमारा ट्रैकिया होता है, ये विंड पाइप हो गया, और जो हमारा खाने वाला पाइप होता है वो दोनों कनेक्टेड होते हैं। अब क्या होता है कि जब मान लो कोई जल्दी जल्दी खाना खा रहा है या कोई हंसते हुए खा रहा है या कोई और चीज़ों में जब जल्दी जल्दी खाना खाता है उस केस में क्या होता है, थोड़ा सा खाने का हिस्सा क्या होता है वो इस कंफ्यूजन में, भाई जल्दी जल्दी खा रहा है तो उस केस में क्या होता है वो खाने का थोड़ा सा टुकड़ा हमारे इस विंड पाइप की तरफ आने लगता है, यानी कि हमारे ट्रैकिया की तरफ। और जब ऐसा होता है तो भाई ये तो आपको पता है कि अगर जो हमारा ट्रैकिया है ना, जो हमारा विंड पाइप है, लंग्स के पास जो हमारी एयर आती है, अगर इसमें एक चावल का दाना भी इस तरह पूरा यहाँ अंदर तक चला जाएगा ना लंग्स में, तो समझ लो ये बहुत ही ज़्यादा सीवर और डेंजरस कंडीशन हो जाएगी। और कई केस में, मुझे केस तो याद नहीं, एक मैंने सुना था कि किसी पर्सन को क्या हो गया था कि यहाँ पर एक चावल का दाना या थोड़ा बहुत खाना चला गया था ऐसे ही ठसा लगने के चक्कर में, तो उस केस में उसकी जान भी चली गई थी। तो ऐसा माना जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस और सीवर चीज़ हो जाती है। इसलिए यहाँ पर क्या होता है, तुरंत ही कफ हमारा आने लगता है, यानी कि हमको खांसी आती है जैसे ही हमारा जब ठसा लग जाता है कुछ भी। और खांसते खांसते क्या होता है, जब तक ये टुकड़ा हमारा बाहर नहीं निकल जाता तब तक वो बंदा खांसता रहता है, और जैसे ये चीज़ बाहर निकल जाती है उसको बहुत ही ज़्यादा राहत मिलती है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ तो समझ गए कि कफ ने क्या किया, अगर यहाँ खांसी नहीं आई होती तो ये चीज़ अंदर चली जाती और देन ये सीवर नुकसान पहुँचा सकती थी, यानी कि खतरनाक वाला नुकसान। तो इससे क्या हुआ, कफ की वजह से ये चीज़ हमारी इधर धोखे से आ गई थी, वो क्या होगी, हमारी बाहर निकल गई। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि ये कफ हमारे लिए क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है।
अब सेकंड केस समझो जहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमें खाने से कोई मतलब नहीं ना, नॉर्मली समझो आप बैठे हुए, लेकिन आप कोई ऐसे इलाके में चले गए यहाँ धूल मिट्टी आ रही है, या मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी अनवांटेड चीज़ जो हमारी बॉडी में हमको नहीं चाहिए, वो चीज़ यहाँ से हमारी बॉडी में एंटर कर गई और हमारे नोज़ के थ्रू या हमारे माउथ के थ्रू आके, और वो हमारे यहाँ तक आ गई थ्रोट में, ये हमारा गला हो गया मेन। तो अगर यहाँ पर भी पहुँचेगी तो यहाँ पर हमारे बहुत सारे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। जैसे ही हमारी फॉरेन चीज़ें यहाँ पर आएंगी, वो हमारे यहाँ पर जैसे ही बाइंड होगी, यहाँ पे हमारी क्या होगी, एकदम इरिटेशन हमको कॉज होगी। भाई ऑब्वियसली बात है, मान लो ये पेन, अगर मैं यहाँ पेन भी चुभोता हूँ तो भाई इरिटेशन एकदम लगेगी, जलन सी, चुभन सी। तो इसी तरह जब भी कोई फॉरेन चीज़ हमारे यहाँ गले वगैरह में आएगी, तो यहाँ पर आपको पता है सारा कुछ सेंसिटिव होता है, जैसे यहाँ आएगी इरिटेशन कॉज होगी, और इससे क्या होगा, इरिटेशन वगैरह से जैसी कॉज होगी, आपको पता है इन्फ्लामेशन होती है और बहुत सारी चीज़ें होगी। क्या होगी, यहाँ पर जो म्यूकस हमारा प्रेजेंट होता है, म्यूकस क्यों प्रेजेंट होता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। तो म्यूकस पे जैसे ये चीज़ अटैच होगी, यहाँ पर हमको एकदम सिग्नल जाएगा हमारे सीएनएस यानी कि ब्रेन के पास कि भाई यहाँ पर कोई चीज़ हमारी गड़बड़ है, और जैसे ही हमारे वहाँ पे ब्रेन के पास सिग्नल जाएगा, वहाँ से तुरंत हमको आएगा कि भाई खांसो, यानी कि जो चीज़ यहाँ पर आई है वो हमारी क्या है, फॉरेन मटेरियल है जो हमको नहीं चाहिए हमारे बॉडी के अंदर। तो यहाँ से एकदम मैसेज आता है भाई खांसो, यानी कि कफ करो। तो जैसे ही यहाँ पर कोई बंदा कफिंग करेगा, ये चीज़ हमारी क्या होती है, बाहर निकलने लगती है। तो यहाँ पर देखा गया आपने कि ये भी एक प्रोटेक्टिव नेचर है कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, जो भी अनवांटेड चीज़ हमारे यहाँ आ जा रही है गले वगैरह में, उसको बाहर निकालने के लिए जो प्रोसेस होती है वो भी हमारी क्या है, कफिंग है। तो इस तरह से देखा जाए तो कफिंग हमारी क्या है, एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, यानी कि जैसे ही कोई चीज़ हमारे यहाँ आ रही है तो ये इनका एक्शन है। अब इनके अपोज में यहाँ पर एक रिफ्लेक्स यानी कि रिएक्शन हमारा क्रिएट हो रहा है प्रोटेक्टिव वाला, वो हमारा क्या है, कफ यानी कि खांसी है। और इन सब का मेन फंडा बस इतना सा है कि यहाँ पर हमको क्या करना है, जो हमारा थ्रोट है, गला है, इसको हमें क्या करना है, क्लियर करना है, यानी कि एकदम साफ करना है। तो अब आप कफ समझ गए होंगे, आई होप क्या होता है, कैसे होता है। अब थोड़ा सा आप समझो डेफिनेशन की टर्म में। तो पहली बात ये हमारा एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, समझ गए। उसके बाद ये हमारा क्या करता है, रेस्पिरेटरी जो सीक्रीशन है, यानी कि जो म्यूकस वगैरह फंस गया और म्यूकस के साथ में जो कोई फॉरेन पार्टिकल है या कोई भी अनवांटेड चीज़ है, उसको एक्सपल्सन मतलब होता है रिमूव, यानी कि बाहर निकालने के लिए हम इस कफ का यूज़ करते हैं, यानी कि हमारी एक प्रोसेस हो गई। अब दूसरे टर्म में अगर देखा जाए तो कफ हमारा क्या है, एक सडन यानी कि अचानक से आने वाला फोर्सफुल हैकिंग यानी कि साउंड, यानी कि अचानक से एक, आप जब खांसते हैं तो आपने देखा होगा ना, एक अजीब सा ही साउंड क्रिएट होता है। तो हमारा क्या है, फोर्सफुल हैकिंग साउंड है, जो हमारा क्या करता है, हमारे माउथ से एयर को रिलीज करता है और हमारा जो थ्रोट है यानी कि जो ये चीज़ है इसको क्लियर करता है। अब यहाँ पर आप छोटा सा अपना डेमो करके देखना, पहले आप सुनना फिर आप खुद करके देखना। आप ना नॉर्मल अपने माउथ से अपना हाथ अपने मतलब मुंह के आगे अपना हाथ रखो और नॉर्मल आप उस पर हवा लगाओ, और या ऐसे पूरा माउथ खोल के हवा लगाओ, आपको बहुत ही हल्की लगेगी। उसके बाद आप क्या करो, अपना हाथ अपने मुंह के सामने रखो और उस पर खांसो, तेज खांसो। तो आप देखोगे कि यहाँ पर आपको प्रेशर फील होगा, एग्जैक्टली प्रेशर फील होगा। तो इससे आपको समझ आएगा कि जो हम खांसते हैं ना, वो अचानक से खांसते हैं, इस वजह से क्या होता है, वहाँ पर एक फोर्सफुल साउंड क्रिएट होता है, और फोर्सफुली यानी कि ज़्यादा सा ज़्यादा फोर्स वहाँ पे लगता है। तो अब लोग आप वीडियो को पुश करो और ये चीज़ करके देखो, और फिर आपको मतलब एकदम यकीन हो जाएगा कि हाँ सच में यहाँ पर हमें ताकत लगती है। और अगर वैसे देखा जाए तो लगभग यहाँ पर जो खांसते हैं ना लोग, वो लगभग 100 मील पर आवर की स्पीड से खांसते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा ये तेज़ हो गई है। तो अब क्वेश्चन आता है कि आखिर हम इतनी तेज क्यों खांसते हैं। तो इसका सिंपल सा रीज़न है कि यहाँ पर क्या होता है, जब ये चीज़ हमारी अटक जाती है तो भाई नॉर्मली तो निकल नहीं रही है, तो अगर हमें इसको बाहर निकालना है तो हमें क्या होगा, झटके के साथ और बहुत ही ज़्यादा फोर्स से खांसना पड़ेगा। इससे क्या होगा, जो भी यहाँ पर चीज़ें फंसी होंगी वो क्या होंगी, वो हमारी बाहर निकलेंगी। और कई केस में आपने देखा होगा कि जब ज़्यादा ही ये मतलब बहुत ही ज़्यादा तरीके से यहाँ अटक जाती है तो इतनी तेज़ लोग खांसते हैं, बाय गॉड बहुत ही ज़्यादा तेज़ खांसते हैं, जो कुछ होता है सारा बाहर निकल आता है। तो कई केस में ये सारी प्रॉब्लम होती है। तो कफ हमारा एक तरह से क्या है, प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स हमारे यहाँ पर आता है ये। तो अब लोगों के मन में डाउट आता है कि भाई ये हमारा जब इतना अच्छा है तो हम इसके लिए ड्रग्स के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, आखिर हम इसका इलाज ही क्यों करें। तो उससे पहले आपको क्या करना होगा, कफ के बारे में डिटेल्स में स्टडी करनी होगी। तो अब हम समझते हैं टाइप्स ऑफ कफ, कि हमारे कफ कितने प्रकार के होते हैं, तब आपको ये चीज़ थोड़ी सी क्लियर होगी। तो देखा जाए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, यानी कि कफ जो हमारे जिस तरह काम करता है उसके बेसिस पे ये हमारे दो तरह के हो सकते हैं। पहला हमारा आता है ड्राई कफ। अब ड्राई कफ को आप नाम से समझो क्या हो, सूखी खांसी। आप लोगों ने सुना होगा भाई सूखी खांसी हो गई, मतलब आ कुछ नहीं रहा है और सबसे ज़्यादा परेशान भी यही वाली खांसी करती है। बाय गॉड जब ये हो जाती है ना, सारा दिमाग खराब हो जाता है, कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो जो हमारी ड्राई कफ होती है इसी को हम जो है अनप्रोडक्टिव और नॉन प्रोडक्टिव कफ नाम से भी जानते हैं। अब ये कफ होता है जब भी, तो इसमें क्या होता है, सूखी आवाज़ निकलती है एकदम बहुत ज़्यादा तेज, और इसमें कोई भी म्यूकस या कफ हमारा नहीं कोई भी म्यूकस हमारा जनरेट नहीं होता, यानी कि इसके साथ कुछ भी नहीं आता। आप सूखे खांसते रहोगे, कोई भी चीज़ हमारी बाहर आने वाली नहीं है। और इस हिसाब से देखा जाए तो ये टोटली हमारी क्या यूजलेस है, यानी कि इसका कोई भी मतलब नहीं है। क्योंकि भाई सिंपल सा फंडा है, हम कफ क्यों कर रहे थे,
कफ इसलिए कर रहे हैं कि जो भी चीज़ हो यहाँ से हमारी बाहर आ जाए, लेकिन जो ड्राई कफ है उसमें तो कुछ बाहर आ ही नहीं रहा है, ये तो बिल्कुल ही वेस्ट हो गई है। इसलिए ये हमारी एकदम यूजलेस वाली चीज़ होती है और इसी के लिए ज़्यादातर हमारी दवाइयाँ बनी होती हैं। तो जो हमारा ड्राई कफ है इसके कॉजेज अगर देखा जाए कि क्यों हो सकता है ये हमारा ड्राई कफ, तो पहला रीज़न है सिगरेट स्मोकिंग। अगर कोई ज़्यादा ही स्मोकिंग वगैरह करता है, सिगरेट ज़्यादा वगैरह पीता है, या कोई भी इन्वायरमेंटल स्मोक आ जाता है, या मैंने आपको पहले बताया था समय में एक्टिव और पैसिव स्मोक भी होता है। मान लो कोई स्मोकिंग कर रहा है लेकिन कोई पास में खड़े हैं बंदे, उनके भी धुआं जा रहा है अंदर, तो ये सब हमारे स्मोकिंग रीज़न हो गए। फिर कुछ इन्वायरमेंटल इरिटेंट हो गए, जैसे कोई पॉल्यूशन वगैरह हो गया या कोई और चीज़ हो गई इन चीज़ों में, या कुछ एलर्जी होती है, कई बार लोगों को एलर्जी होती है किसी पर्टिकुलर चीज़ है वो हो गया, या मान लो किसी को अस्थमा है तो उस केस में, तो ये सब कुछ रीज़न हो गए जिस केस में क्या हो जाता है, कई बार ड्राई कफ हो जाता है, सूखी खांसी हो जाती है। और एक और इसमें रीज़न है गैस्ट्रिक रिफ्लक्स में आल्सो कॉज अ क्रॉनिक ड्राई कफ। अब गैस्ट्रिक रिफ्लक्स क्या है, तो जैसे मान लो कोई भी चीज़ आपने ऐसी खाई जो पेट में आपके जलन क्रिएट कर रही है, तो वो चीज़ भी क्या करती है, कहीं ना कहीं खांसी को जन्म देती है। क्योंकि आपको पता होगा जो ये पाइप है, ये वाला जो फूड पाइप हमारा होता है और ये गले वाला, ये ऊपर तो कनेक्ट होते हैं ना, तो नीचे जो हमारा जाता है स्टमक वगैरह में और वहाँ पर, तो अगर कोई स्टमक वगैरह में जलन होती है तो यहाँ से इन्फ्लामेशन, ये फंडा मैं आपको आगे वैसे समझा दूंगा, इन्फ्लामेशन के जरिए वहाँ भी क्या होता है, कफिंग वगैरह शुरू हो जाती है। तो ये चीज़ हमारी यहाँ पर हो गई ड्राई कफ के बारे में बेसिकली। अब सेकंड टाइप हमारा आता है इसमें वेट कफ। तो वेट मतलब आप समझ सकते हो गीली खांसी, जिसको हम प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। अब ये वो खांसी होती है जब हम कभी खांसते हैं तो बलगम या जो म्यूकस होता है या जो स्प्यूटम होता है वो हमारे साथ में बाहर आता है। यानी कि जब कोई भी बंदा यहाँ खांसेगा तो ये मुंह के द्वारा क्या होगा, बाहर आएगी। और यही हमारे लिए क्या है, यूजफुल है, क्योंकि हमको यही तो चाहिए भाई। हमको खांसी क्यों आनी थी, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ हमारी फॉरेन मेडिकल अटक गए हैं, जो हमारी बॉडी में ना जा पाए, वो बाहर निकल जाए, इसलिए हमको चाहिए थी। तो ये वेट कफ हमारे लिए क्या होते हैं, यूजफुल होते हैं और यही हमको चाहिए होती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होता, प्रोडक्टिव मतलब क्या होता है, प्रोड्यूस हो रही है कोई चीज़, और यहाँ पर क्या प्रोड्यूस हो रहा है, हमारा म्यूकस प्रोड्यूस हो रहा है, तो ये हमारी बैड कफ या फिर प्रोडक्टिव कफ कहलाता है। ये अनप्रोडक्टिव या नॉन प्रोडक्ट मतलब इसमें कुछ भी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो ये हमारे ड्राई कफ कहलाता है। तो ये आप समझ गए। अब बैड कफ के लिए कुछ अगर कॉजेज की बात करें तो मोस्टली केस में ये हमारा किसी इन्फेक्शन की वजह से होता है। जैसे मान लो वायरल फीवर कोई चलते हैं या वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं या कोई धूल मिट्टी है उस केस में, और या कोल्ड हो जाता है, तो कोल्ड वाले केस में भी क्या होते हैं, हमें ये बैड कफ हो सकता है। और फ्लू अब देखो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, चलो फ्लू बताओ कमेंट्स में क्या होता है, कैसे, बहुत लोग जानते होंगे, सुना होगा। तो फ्लू वैसे बहुत सिंपल है, चलो आप लोग कमेंट्स में लिख के बताओ क्या। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन बचा के रखा था। तो इन्फेक्शन की वजह से, किसी कोल्ड की वजह से, किसी फ्लू वगैरह की वजह से ये बैड कफ हमको हो सकता है। बाकी इन द केस ऑफ अस्थमा एंड सीओपीडी भी ये चीज़ हमको देखने को मिलती है, क्योंकि अस्थमा और सीओपीडी में क्या होता है कि यहाँ पर क्या हो जाता है, ये हमारी इन्फ्लामेशन हो जाती है और यहाँ पर म्यूकस की सीक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और म्यूकस जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तो भाई उसको बाहर निकालना है, तो इस बाहर निकालने के लिए जो कफिंग होगी वो हमारी बैड कफिंग कहलाएगी। इसीलिए अस्थमा और सीओपीडी वाले केस में भी क्या होता है, हमको ये बैड कफ मतलब हो जाता है। ठीक है, बाकी और इसके रीज़न इन्फ्लामेशन होगी, कोल्ड होगी, निमोनिया, ये कुछ इसके रीज़न हो गए। बाकी अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, यानी कि आप लोगों ने सुना होगा भाई 1 महीने से खांसी है, 2 महीने से खांसी है, तो उस बेस पर हम खांसी को या कफ को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो यहाँ कफ हमारी वैसे तो 2 तरीके, लेकिन कई जगह जो है 3 टाइप्स में भी डिवाइड है। मैं आपको तीनों ही बता दूंगा। तो पहला हमारा आता है एक्यूट कफ। तो एक्यूट कफ में क्या होता है कि मान लो किसी को खांसी हो गई, कफ हो गई, और वो लगभग 2 से 3 हफ्ते का उसको रहती है, तो ये हमारी कहलाती है एक्यूट कफ। यानी कि ज़्यादा सीवर नहीं है, 2-3 हफ्ते में अगर खत्म हो जाती है तो बंदा फिर नॉर्मल है। तो ये हमारी होती है एक्यूट कफ। और ये नॉर्मली क्या होती है, किसी को रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो गया, मान लो कोई डस्ट वगैरह आ गई थी या कोई छोटा मोटा बुखार आ गया, कोई कोल्ड वगैरह हो गया, हल्का फुल्का मतलब वायरल हो गया, तो ये हमारी इसमें आ जाती है। अगर कोई सीरियस है तब ये चीज़ हमारी क्रॉनिक में आ जाएगी। तो एक्यूट का आप समझ गए। अब बात करते हैं क्रॉनिक। तो वैसे तो क्रॉनिक को कई जगह जो है 4 हफ्तों से ज़्यादा माना गया है, कई जगह जो है 8 हफ्तों से ज़्यादा माना गया है। तो क्रॉनिक में आप यहाँ पे वैसे मेरे अकॉर्डिंग आप 4 हफ्तों से ज़्यादा मानो, क्योंकि अगर किसी को खांसी 1 महीने से ज़्यादा होती है तो वो कहीं ना कहीं सीरियस हो जाता है, तुरंत जो है उसको डॉक्टर वगैरह को दिखाना चाहिए। तो क्रॉनिक कफ हमारा सिंपल बोल सकते हैं कि ये हमारी वो खांसी है जो हमारी लगभग 4 हफ्ते या 8 हफ्ते से ज़्यादा तक जो है चलती है। और इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है कि मान लो किसी को ब्रोंकाइटिस हो गया या किसी को निमोनिया हो गया, या निमोनिया अलग ही केस है जो मैं आपको बताऊंगा। जब हमारे एल्वलाइज इनमें कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है तो निमोनिया हो जाता है। फिर ब्रोंकाइटिस, हमारे जो ब्रोंकाइल्स थे ये वाली चीज़, इसमें इन्फ्लामेशन होगी जो मैंने आपको बता दी कि ये ब्रोंकाइटिस हो गया। और या कोई रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया जो मैंने यहाँ बताया, कोई इन्फेक्शन आ गया तब भी ये चीज़ हो सकता है। तो ये चीज़ हमारी क्रॉनिक में आ जाती है। अब एक और यहाँ पर चीज़ आती है सब एक्यूट वाली, जो कई जगह आपको देखने को मिलेगी। तो इसमें क्या होता है कि जब हमें मान लो एक्यूट है, 3 हफ्ते से कम में अगर ठीक हो रही है खांसी तो एक्यूट है, और 3 हफ्ते से 8 हफ्ते तक बीच में टाइम लग जाता है तो वो हमारी सब एक्यूट कहलाती है। और अगर किसी की खांसी 8 हफ्ते के बाद ठीक होती है तो वो हमारी क्रॉनिक कहलाती है। तो आप दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हो, सारी चीज़ें हमारी ठीक कहलाती हैं। तो अब यहाँ पर आप कफ के टाइप्स के बारे में समझ गए कैसे क्या। तो अब बारी आती है मैकेनिज्म ऑफ कफ को समझने के लिए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि अगर आप एक बार ये समझ जाएंगे तो आप ऑटोमेटिक जो है इनके दवाओं के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं।
तो इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर मतलब ये फ्लो चार्ट भी बना रखा है और यहाँ पर स्ट्रक्चर भी बना रखा है। तो दोनों को कंबाइन करके चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो लेट करो कि यहाँ पर देखो ये जो बंदा है ये इसी का हमने यहाँ पर छोटा भाई बना लिया। तो लेट करो कि यहाँ पर ये हमारा पूरा एक क्या है, ये हमारा क्या है, एयर पासेज है, एयर वे, यानी कि यहाँ से हम सांस ले रहे हैं इस तरह और हमारी लंग्स वगैरह में पूरी की पूरी जा रही है। तो अब यहाँ पर आप बेसिक फंडा समझो कि यहाँ पर हमारी प्रेजेंट होती है स्मूथ मसल। आपको पता होगा जो भी अंदर की लेयर होती है उसको स्मूथ मसल्स बोलते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा टुकड़ा यहाँ उठा के और आपको थोड़ा सा डिटेल्स में समझाते हैं क्या क्या चीज़ यहाँ प्रेजेंट होती है। तो लेट करो ये वाला जो चीज़ है हमारी यहाँ प्रेजेंट है हमारी स्मूथ मसल्स, और यहाँ पर आपको फिंगर्स की शेप की आपको सेल्स दिख रही होंगी, इसको हम बोलते हैं सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स। ये आपको यहाँ पर एक आएगा एल डबल नहीं है तो सीलियरी सेल्स भी इसको हम बोल सकते हैं। तो ये आपको यहाँ दिख जाएगी। तो ये फिंगर शेप में होती हैं और आपको पता है ये क्यों काम आती हैं, ये हमारी मूवमेंट में काम आती है। मान लो ये हमारी इस तरह यहाँ पर लगी हुई है तो कोई भी चीज़ आएगी ऊपर से या नीचे से ये हमारी इस तरह मूव करती हैं, और जब ऐसे मूव करेंगे तो ये हमारी क्या करती हैं ऊपर नीचे इसको भेजने में काम करेंगी। तो ये हमारी सीलिएटेड कॉलमनार सेल्स हो गई यहाँ पर, या सीलियरी मसल्स या सेल आप कुछ भी बोल सकते हो। अब यहाँ पर हमारी दो चीज़ें और प्रेजेंट होती हैं, एक हमारा होता है सब म्यूकोजल ग्लैंड और एक हमारे यहाँ प्रेजेंट होते हैं गॉबलेट सेल। तो ये दोनों जो हमारे हैं इनका काम क्या होता है कि ये हमारे म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर आपको ये म्यूकस मेम्ब्रेन दिख रही होगी ऊपर, और यहाँ पर क्या करते हैं ये हमारी इसी म्यूकस को यहाँ पे क्या करते हैं प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। तो हमारी मेन जड़ कौन है, सब म्यूकोजल ग्लैंड्स और गॉबलेट सेल। तो ये हमारी क्या करते हैं यहाँ पर म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि आखिर म्यूकस हमारे यहाँ प्रोड्यूस ही क्यों हो रही है भाई, जब इसको हम बाहर निकाल रहे हैं तो आखिर इसको प्रोड्यूस क्यों कर रहे हैं। तो रीजन सिंपल है कि लेट करो कि यहाँ पर ये के अंदर की सेल्स हैं। अब लेट करो कि यहाँ पर म्यूकस नहीं है, यानी कि यहाँ पर कोई भी हमारे म्यूकस एक तरह से हमारा लिक्विडी पदार्थ है, थोड़ा सा थिक होता है लेकिन लिक्विड वाला पदार्थ है और थोड़ा सा चिपचिपा भी होता है, चिकना। तो अगर मान लो यहाँ पर म्यूकस हम हटा दें तो इस केस में क्या होगा कि मान लो कोई भी चीज़ आप यहाँ से खा पी रहे हो या मान लो कभी सांस ले रहे हो, कोई एयर आ रही है या कोई भी पार्टिकल एयर आता है तो वो यहाँ पर क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा। भाई सिंपल सी बात है, आप लोगों ने देखा होगा कि मान लो कोई स्लाइड कर रहा है और अगर वो स्लाइड किसी मतलब चिकनी सतह पर कर रहा है तो फ्लुएंट जगह है तो वहाँ पर वो इस तरह आराम से, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगी ये स्लाइड कर जाएगी ऐसे। लेकिन मान लो कहीं पर कोई खुरदुरी है थोड़ी सी, मतलब आपको समझ सकते हैं वैसी है, फ्रिक्शन वहाँ पे ज़्यादा है बहुत ज़्यादा, तो उस केस में क्या होगा ये चीज़ हमारी छिल जाती है बहुत ज़्यादा खराब। तो अगर यहाँ पर ये म्यूकस प्रेजेंट नहीं होगा तो ये जो हमारे सेल्स है या जो भी हमारी अंदर की लेयर है वो सारी की सारी हमारी इरिटेंट हो जाएगी, बहुत ज़्यादा खुजली वगैरह होगी, खराब हो जाएगी, खत्म ही हो जाएगा। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि म्यूकस हमारा बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ आप समझ गए म्यूकस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर बात करें तो ये जो हमारी चीज़ है ना यहाँ पर आपको दिख रही होगी, यहाँ पर हमारे कुछ रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, मैकेनो रिसेप्टर एंड कीमो रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो रिसेप्टर्स हैं ये डायरेक्टली हमारे यहाँ से कहाँ कनेक्ट होते हैं, हमारे वेगस नर्व्स के द्वारा हमारे ब्रेन में जाके डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं। तो ये चीज़ आप यहाँ समझ गए होंगे। तो ब्रेन में हमारा एक प्रेजेंट होता है मेड्यूला ऑब्लंगेट, आप जानते होंगे थोड़ा सा मतलब इधर साइड होता है। अब मैं कैसे दिखाऊँ, ये जगह आप समझ लो ब्रेन में। तो जो हमारा मेड्यूला ऑब्लंगेट है यहाँ पर हमारा प्रेजेंट होता है कफ सेंटर, यहाँ पे सेंटर है। तो यहाँ पर हमारे कफ सेंटर प्रेजेंट होता है जो बेसिकली क्या करता है हमारी बॉडी में कफ यानी कि खांसी को कंट्रोल करने का काम करता है। तो अब आप यहाँ पर बेसिक सी चीज़ समझ गए होंगे। अब समझते हैं एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म और क्या फंडा होता है। तो लेट करो कि यहाँ पर कोई बंदा खड़ा है और अचानक क्या हो गया, कोई इरिटेंट या कोई फॉरेन पार्टिकल या कोई भी जो मैंने आपको बताया जल्दी खाना खाना या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होगी, कोई भी XYZ प्रॉब्लम होगी, कोई इरिटेंट हम उसको लेट कर लेते हैं, कोई इरिटेंट आ गया। अब जब वो इरिटेंट आएगा मान लो तो वो यहाँ से एंटर कर गया और हमारे कहाँ पहुँच गया, थ्रोट तक पहुँच गया। मान लो ये इरिटेंट कोई आया वो एंटर कर गया हमारे एयरवेज में, यानी कि जो हमारा ये एयरवेज है इसमें वो एंटर कर गया। अब जैसे ही वो यहाँ पर एंटर करेगा तो यहाँ पर हमारे कुछ रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो वो रिसेप्टर हमारे कौन से होते हैं, मैकेनो रिसेप्टर और कीमो रिसेप्टर। अब ये रिसेप्टर हमारे तीन जगह बेसिकली यहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो आप समझ लो। पहले हमारी कंडीशन आती है थ्रोट, थ्रोट आपको ये दिख रहा होगा ये हमारा क्या है, थ्रोट है। सेकंड हमारी आती है रेस्पिरेटरी पैसेज, यानी कि ये पूरा का पूरा जो हमारा पैसेज है एल्वलाई से लेकर पूरा, इसको हम रेस्पिरेटरी पैसेज बोल सकते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी पैसेज में प्रेजेंट होता है। और थर्ड केस हमारा आता है स्ट्रेच रिसेप्टर। तो कंफ्यूज आते लोग, स्ट्रेच रिसेप्टर कुछ नहीं, एक तरह से हमारे लंग्स के अंदर ये मैकेनो रिसेप्टर होते हैं जो ऊपर है यहाँ पर, वो हमारे जब लंग्स के अंदर प्रेजेंट है तो इसको हम स्ट्रेच रिसेप्टर बोल सकते हैं। तो बस ये है तीन रिसेप्टर। आप जब भी कोई इरिटेंट वगैरह आता है तो वो यहाँ पर या तो थ्रोट में, सबसे पहले तो वैसे थ्रोट में जो हमारे मैकेनो कीमो उन्हीं पे जाके बाइंड कर जाता है, लेकिन मान लो अंदर भी चला गया यहाँ पर तो रेस्पिरेटरी पैसेज में भी ये हमारे प्रेजेंट है। और अगर बिल्कुल लंग्स में पहुँच गया तो वहाँ पर भी हमारे स्ट्रेच रिसेप्टर प्रेजेंट है। तो फाइनल ये है कि अगर कहीं पर भी ये हमारे इरिटेंट एंटर कर जाते हैं तो ओवरऑल हमारे पूरे यहाँ पर ये हमारे रिसेप्टर प्रेजेंट है, तो वहाँ पर जाके क्या करेंगे, ये हमारे इनसे बाइंड हो जाएंगे। और जैसे ही हमारे ये इन पर बाइंड हो जाएंगे हमारे यहाँ पर क्या होगी, स्टिमुलेशन हो जाती है, यानी कि ये जो हमारे रिसेप्टर है ये हमारे हो जाते हैं एक्टिवेट। अब जैसे ही हमारे ये रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं यहाँ पर आपने समझ लो ये सारी चीज़ों के द्वारा जैसे ही एक्टिवेट होते हैं यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है ब्रेन के पास में।
अब ब्रेन के बाद जो हमारी इन्फॉर्मेशन जाती है वो जाती है हमारी इसी वेगस नर्व के द्वारा। तो इनको हम वेगस नर्व्स बोलते हैं, जो हमारे बेसिकली इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से हमारे मेडुला ऑब्लंगेट में कफ सेंटर के पास जाके डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। तो यहाँ से हमारी जो इन्फॉर्मेशन है, यानी कि यहाँ कोई हमें एकदम फील होगा, कोई इरिटेंट वगैरह हमारा मतलब अटैच हुआ है, जैसे ही वो हमारे यहाँ होगा, ये हमारा इसके थ्रू पूरा होते हुए हमारे वेगस नर्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, हमारे कफ सेंटर तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा देता है। वैसे यहाँ एक एनटीएस वाली चीज़ भी आती है, आप सिंपल शॉर्ट में समझो, ज़्यादा आपको अंदर घुसने की इसमें जरूरत नहीं है। तो हमारा वेगस नर्व्स के द्वारा कफ सेंटर तक हमारी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती है। और आपको पता होगा जो चीज़ हमारी इन्फॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन तक, उसको हम जो है एफरेंट बोलते हैं, यानी कि सॉरी एफरेंट नर्व्स बोलते हैं। तो ये हमारी एफरेंट नर्व्स के द्वारा आप बोल सकते हो, यानी कि एफरेंट वेगस नर्व्स के द्वारा हमारी कफ सेंटर तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच गई कि यहाँ पर कोई सा हमारा इरिटेंट या कोई सा फॉरेन पार्टिकल हमारे यहाँ पर अंदर आ चुका है, जो हमारा इस मैकेनो या कीमो रिसेप्टर के ऊपर जाके बाइंड कर गया। तो ये आप यहाँ फंडा समझ गए। अब जैसे ही कफ सेंटर के पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचती है, कफ सेंटर अपनी इफरेंट या फिर मोटर नर्व्स के द्वारा हमारे यहाँ पर जो हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इन पे जाके स्टिमुलेशन भेजेगा कि भाई जाओ और खांसो, इनको बाहर निकालो। तो ये चीज़ हमारी जैसे ही आती है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, खांसते हैं। और जैसे ही खांसते हैं तो ये देखो म्यूकस क्यों आया यहाँ पर, क्योंकि ये हमारी सबसे ऊपर जो अंदर वाली चीज़ है उस पर हमारी म्यूकस ही है भाई, सबसे ऊपर तो हमारी चीज़ म्यूकस है ना, तो म्यूकस पे ही जाके ये हमारे बाइंड होते हैं। तो यहाँ पर ये कफ एकदम आता है, कफ मतलब स्टिमुलेशन हमारा है कि भाई खांसो, और खांसने में क्या होगी, म्यूकस के साथ ये पार्टिकल हमारे बाहर निकले। अब केवल पार्टिकल तो बाहर निकलेंगे नहीं, बहुत छोटे छोटे हैं, तो इस म्यूकस के साथ ये पार्टिकल हमारे बाहर निकल जाएं। इसीलिए बोला जाता है कि जब भी कोई मतलब बलगम या किसी को खांसी है तो वो जो थूके वो एकदम क्या करे, बाथरूम वगैरह में या कोई वैसी जगह ही थूके और उसको तुरंत जो है फ्लश कर दे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मतलब डस्ट पार्टिकल, फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं जो हानिकारक भी हो सकते हैं। कई केस में माइक्रोब्स भी कई बार अंदर आ जाते हैं, तो वो भी हमारे ऐसे ही बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर आप कफ को थोड़ा सा शॉर्ट में समझ गया। अब थोड़ा सा और समझते हैं कि आखिर खांसी हमने खांसी कैसे। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इरिटेंट कोई अंदर आया, एयरवे में घुस गया, तो वहाँ पे इसने मैकेनो और कीमो रिसेप्टर को स्टिमुलेट कर दिया, और उसके थ्रू हमारी जो तीनों जगह थे, तीनों ही जगह से क्या हुआ, हमारे एफरेंट वाले इम्पल्स कफ सेंटर, यानी कि हमारे यहाँ पर कफ सेंटर हमारे ब्रेन तक पहुँच गए, और वहाँ जाके उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी कि भाई यहाँ पर कोई हमारा इरिटेशन वगैरह कॉज हुई है। अब जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन हमारे यहाँ पर आती है, हमारा ब्रेन क्या करेगा, यहाँ पर जो ब्रेन है हमारा कफ सेंटर, वो क्या करेगा, वो एफरेंट इम्पल्स भेजेगा। अब ये जो भेजता है वो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। अब लोग के मन में डाउट आता है पैरासिम्पैथेटिक कहाँ से आ गया। तो देखो नॉर्मली देखा जाए तो इरिटेशन जब हमारे यहाँ बाइंड हो रहा है, तो यहाँ पर कोई नॉर्मल कंडीशन तो है नहीं भाई, कुछ हटके हो रहा है ना। और जब भी कोई अलग कंडीशन होती है तो वहाँ पर हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम चालू हो जाता है, और उस सिंपैथेटिक को नॉर्मल करने के लिए हम क्या करते हैं, अपना पैरासिम्पैथेटिक वाला सिस्टम चालू करते हैं। तो यहाँ पर जो एफरेंट इम्पल्स है उसके द्वारा पैरासिम्पैथेटिक, या फिर आप सिंपल लिखो, अगर आपको ये नहीं लिखना आप डायरेक्टली लिख सकते हो, मोटर नर्व्स के द्वारा क्या होता है, एक इम्पल्स आता है हमारे कहाँ पर, हमारे डायफ्राम पर, हमारे इंटरकोस्टल मसल्स पे और हमारे लंग्स पर। अब लोग कंफ्यूज, सिंपल यहाँ से समझो, हमारे लंग्स यहाँ पर ये पूरे के पूरे लंग्स ही हो गए, सिंपल सी बात है। फिर हमारा डायफ्राम, ये हमारा डायफ्राम हो गया, सिंपल सी बात है। और थर्ड हमारे रहते हैं इंटरकोस्टल मसल्स। तो इंटरकोस्टल मतलब कुछ नहीं, जो हमारे लंग्स होते हैं ना, उसकी जो यहाँ मसल्स हैं, जो हमारी एक्चुअल में स्ट्रेच होती हैं, ऐसे ऐसे करती हैं, वो हमारी इंटरकोस्टल मसल्स कहलाती हैं। तो इन तीनों के पास ही क्या होता है, हमारा इम्पल्स आता है, और इनसे कहा जाता है कि भाई अब आप क्या करो, कॉन्ट्रैक्शन करो। और जब आपको पता है कि ये चीज़ हमारी कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ये तीनों ही चीज़ ऐसी कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, हमारे यहाँ से क्या होती है, हम एक्सहेल करते हैं, यानी कि हम बाहर निकालते हैं। तो बस इसी को हमने खांसी का नाम दे दिया, कि जब हम कोई चीज़ को अचानक से तेज बाहर निकालते हैं, खांसी करते हैं, एयर या जो भी चीज़ हम बाहर निकालते हैं, तो उसको हमने क्या दे दिया, कफ का नाम दे दिया, खांसी का नाम दे दिया। तो बात यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो भी हमारे इम्पल्स आ रहे हैं वो इसकी कॉन्ट्रैक्शन को एकदम बहुत तेज़ी से बढ़ा देते हैं। इससे क्या होगा, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, हमारी जो चीज़ होगी वो हमारी बाहर निकलेगी, और उसी को हम क्या देते हैं, यहाँ पर कफ का नाम दे देते हैं। तो यही एक्चुअल में हमारी पूरी प्रोसेस आती है कफ की, कि कफ में कुछ नहीं हो रहा, बस जैसे हम अपनी सांसों को बाहर निकालते हैं, जैसे हम अपनी CO2 को बाहर निकालते हैं, उसी प्रोसेस में जब हम खांसते हैं बहुत तेज, तो वहाँ पर भी हमें कॉन्ट्रैक्शन चाहिए इन तीनों चीज़ों की, डायफ्राम की और एब्डोमिनल और ये इंटर जो में हमारे रिब्स वगैरह उनकी। तो उसी प्रोसेस को हमने यहाँ क्या बोल दिया है, कफ बोल दिया है। तो आई होप आप लोगों के लिए ये एकदम क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार और रिवाइज कर देता हूँ। नॉर्मली समझो कि मान लो कोई इरिटेंट आया, कोई फॉरेन पार्टिकल, या है एक और कंडीशन जुड़ती है कि मान लो किसी को एस्पायरेशन, यानी कि किसी को डिजायर है, जैसे मैंने अभी आपसे एग्जांपल करवाया ना कि खांस के दिखाओ, तो यहाँ पर आप अपनी मर्जी से खांस रहे हो ना, तो ये भी हमारा केस आता है कि जब भी ऐसी कोई भी हमारी चीज़ आती है, हमारे जो मैकेनो कीमो रिसेप्टर हमारे एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये दोनों रिसेप्टर हमारे एक्टिवेट होंगे, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कहीं पर, यहाँ से हमारा क्या होगा, स्मूथ बना, इनके पास मैसेज आएगा, और हमारे यहाँ वेगस नर्व्स के द्वारा हमारे कफ सेंटर तक मैसेज पहुँच जाएगा कि भाई कोई इरिटेंट आया या ये खांसना चाहता है। तो कफ सेंटर यहाँ से इफरेंट पहुँचाएगा और हमारे कफ को यानी कि एक्टिवेट कर देगा, यानी कि हमारे जो इंटरकोस्टल मसल्स हैं, डायफ्राम है, इन सबको बोलेगा कि भाई अब आप कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब खांसो। और जैसे हम खांसते हैं, म्यूकस हमारा बाहर निकलेगा, और म्यूकस के साथ जो भी हमारे फॉरेन पार्टिकल हैं, इरिटेंट है, वो हमारा बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिकली हमारा पूरा कफ का फंडा होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है, जो मैंने आपको बताया कि भाई म्यूकस हमारा यहाँ पर एक्सेस मात्रा में भी बनने लगता है। तो वो हमारी चीज़ क्या होती है यहाँ पर,
तो ये फंडा आपको अस्थमैटिक की याद दिलवाएगा कि मान लो कोई भी फॉरेन पार्टिकल या कोई भी चीज़ हमारे अंदर आई, तो भाई आपको पता है कि जब भी कोई फॉरेन चीज़ यहाँ पर अंदर आएगी तो वो क्या करेगी, वो इन्फ्लामेशन करेगी, क्योंकि भाई हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम और बाहर से आए हुए फॉरेन पार्टिकल आपस में लड़ेंगे और उसके द्वारा क्या होगा, इन्फ्लामेशन होगा। और जब कभी भी कहीं पर इन्फ्लामेशन या आइटिस हो जाती है, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर म्यूकस की सीक्रेशन बढ़ जाएगी। और जब म्यूकस की सीक्रेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको पता है ये जगह है भाई, इसमें इतनी सी पतली जगह होती है सारा कुछ मिला के। अब यहाँ म्यूकस अगर इस जगह को कवर कर लेगा, म्यूकस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पर एक तरह से ब्लॉकेज हो जाएगा, वही जगह ही नहीं बचेगी। और उस केस में भी क्या करेंगे कि हम यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट या कोई भी चीज़ हम लेंगे जो हमारे इस म्यूकस को बाहर निकाले, जिससे हमारा ये ब्लॉकेज वाला रास्ता खुले और हम लोग सांस सही से ले पाएँ। तो ये हमारा सीन यहाँ पर होता है कि यहाँ पर जब कभी भी मतलब म्यूकस ज़्यादा बढ़ जाता है इन्फ्लामेशन की वजह से, तो वहाँ पर हमारा एयर पासेज ब्लॉकेज होने लगता है। तो उसको कफ के द्वारा हम क्या करते हैं, उसको बाहर निकालने की कोशिश करते हैं और सांस लेने की कोशिश करते हैं और अपने थ्रोट को क्लियर करते हैं। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, एक और छोटा सा मैकेनिज्म हो गया। तो ये थी सारी की सारी चीज़ें कफ के बारे में। आई होप आप लोग को एकदम क्लियर हो गया होगा। तो अब अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कफ के लिए दवाई कौन कौन सी, यानी कि ड्रग्स हम कौन कौन से यूज़ करेंगे। तो अगर आपने मैकेनिज्म सही से पढ़ा है तो आप इन ड्रग्स को बहुत आराम से समझ सकते हैं। तो इसमें देखा जाए वैसे हमारे दो मेन है, एक्सपेक्टोरेंट एंड एंटीटसेप्ट, लेकिन यहाँ कुछ और आते हैं जैसे हमारे फेरेंगियल डिमल्सेंट्स हैं, तो इनको शॉर्ट में हम समझ लेंगे। इसमें हमारे 3-4 तरह की चीज़ें आती हैं। फिर एक्सपेक्टोरेंट्स में हमारे 2 तरह की चीज़ें आती हैं, सीक्रेशन इन्हांसर जो हमारे बेसिकली क्या करते हैं, म्यूकस की सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। और थर्ड हमारे सेकंड हमारे इसमें आते हैं म्यूकोलाइटिक जो हमारे म्यूकस को तोड़कर छोटा कर देते हैं जिससे वो आराम से बाहर निकल सके। तो इनके लिए यहाँ डिफरेंट ड्रग्स है, इसको हम आगे देखेंगे। और थर्ड हमारे इसमें आते हैं एंटीटसेप्स, तो इनका बेसिकली काम क्या होगा, ये हमारे कफ को रोक देते हैं, तो ये हमारे एंटीटसेप्स हो गए। और चौथे हमारे इसमें आते हैं ब्रोंकोडायलेटर, ये कुछ नहीं मतलब एक अल्टरनेट वर्जन है, इसको मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये हमारे कुछ क्लासिफिकेशन होगी, आपको सब दिख रहे होंगे। अब हम एक एक करके सभी को जो है डिटेल्स में यहाँ पर कवर करेंगे। तो पहले नंबर पर हमारे इसमें आते हैं फेरेंगियल डिमल्सेंट्स। तो देखा जाए तो जो हमारे ये डिमल्सेंट्स हैं, ये देखो फेरिंगल्स तो हमारे इसलिए वर्ड आ गया क्योंकि यहाँ पर जो आपको ये दिख रहा है ना, ये हमारा फेरिंग्स है, तो ये इसी जगह पर मेनली हमारे काम करते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है, फेरेंगियल डिमल्सेंट्स बोला जाता है। अब समझो इनका काम क्या होता है एक्चुअल में। तो मैंने अभी आपको दिखाया था, लेट करो कि ये चीज़ हमारी लेट करोगे ये चीज़ है, और मान लो कोई भी हमारा इरिटेंट वगैरह यहाँ पर आ गया जो हमारा यहाँ पर जाके अटक गया, तो अब किस केस में क्या होगा, यहाँ पर हमारा थोड़ा सा म्यूकस भी बढ़ेगा और हमको सांस लेने में मतलब एक अनकंफर्टेबल फील आएगी। जैसे आपने देखा होगा ना, भी ठंडा लग गया, ईजी आने लगा, ये सारी चीज़ होती है बहुत ज़्यादा, मतलब अनकंफर्टेबल हमको यहाँ पर फील होगा। और जैसे ही कुछ भी अनकंफर्टेबल हमें यहाँ फील होगा तो आपको पता क्या होगा, जैसे ही हमें यहाँ पर कोई अनकंफर्टेबल फील होगा, हमारा ये मैकेनो कीमो रिसेप्टर के द्वारा क्या होगा, यहाँ से हमारी इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली कहाँ पहुँच जाएगी, कफ सेंटर के पास, और कफ क्या करेगा, यहाँ पर हमको कफ करवाएगा, यानी कि खांसी हो जाएगी हमें, और खांसी होकर हम इस चीज़ को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये बेसिकली हमारा सिंपल सा फंडा होगा यहाँ पर। अब हमको क्या चाहिए भाई, हमको खांसी नहीं चाहिए, क्योंकि ये हमारा मेनली यूज़ होता है ड्राई कफ में, यानी कि जब सूखी खांसी है, और जब सूखी खांसी है तो भाई यहाँ से म्यूकस तो बाहर निकलेगा नहीं, और जब म्यूकस बाहर नहीं निकलेगा तो भाई कोई चीज़ हमारी बाहर निकलेगी नहीं, तो एक तरह से हमारी यूजलेस वाली खांसी है, तो हमको ये खांसी नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ कोई इरिटेंट की वजह से हमको खांसी बार बार हो रही है, तो अब क्वेश्चन आता है कि हम इसको ठीक कैसे करेंगे। तो उस केस में हम यहाँ पर देते हैं डीमल्सेंट, और जब डीमल्सेंट हम देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, डीमल्सेंट जैसे ही हम देते हैं, यहाँ पर जैसे ही कोई मान लो इरिटेंट लगा तो यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारी एफरेंट इम्पल्स के थ्रू कफ सेंटर के पास पहुँच रही थी, तो जैसे ही हम कोई डीमल्सेंट देंगे वो क्या करेंगे, वो इस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर रोक देते हैं। अब इस इन्फॉर्मेशन के यहाँ से रुकने से क्या होता है कि यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन हमारी कफ के यानी कि ब्रेन के पास जा रही थी वो हमारी यहाँ पर नहीं जाएगी, और हमारे ब्रेन को पता ही नहीं लगेगा कि भाई कोई यहाँ पर इरिटेशन वगैरह हुई है, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है। तो एक तरह से बस क्या हुआ कि मान लो जैसे दोस्त वगैरह कभी शिकायत कर देते ना, तो भाई दोस्त तो मान लो कोई दोस्त ने गलती कर दी और हम उसकी मम्मी पापा शिकायत कर दी, या मान लो हमने उसकी कॉलेज टीचर से शिकायत कर दी, तो उसको बाद में जाके डांट पड़ती है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि भाई हम शिकायत ही नहीं करके आए, तो जब शिकायत ही नहीं करेंगे तो भाई ऊपर पता ही नहीं चलेगा किसी को। सेम फंडा जाऊँगा कि जैसे ही डिमल्सेंट हम देते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, इस वाले पाथवे को यानी कि जो एफरेंट इम्पल्स है इसको खत्म कर देंगे, और अब हमारी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमारे कफ सेंटर यानी कि हमारे ब्रेन तक पहुँचेगी नहीं, और जब ब्रेन तक हमें पहुँचेगी नहीं तो हमें खांसी के लिए ब्रेन से ऑर्डर आएगा ही नहीं और हमको खांसी नहीं होगी। तो इस तरह ये हमारे डिमल्सेंट्स काम करते हैं। अब जो बंदे पढ़ने वाले होंगे टॉपर, उनके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर अगर हम इसके कनेक्शन को बंद कर देंगे तो भाई यहाँ पर जो इरिटेशन है वो हमें नुकसान नहीं करेगा, भाई हम ठीक कैसे होंगे। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि यहाँ पर हमें इरिटेशन होती है, तो जो हमारे डिमल्सेंट्स होते हैं वो एक्चुअल में क्या होते हैं, वो हमारे इस गले को सूद कर देते हैं, यानी कि इसमें जो चीज़ भी हमारी रुकी हुई होती है उसको एकदम क्लियर कर देंगे, उसको ठीक कर देंगे। और यहाँ पर जो भी हमारी इरिटेशन हो रही होगी, मान लो ईचिंग हो रही है या कुछ भी चीज़ हो रही होगी, उसको शांत कर देते हैं, एकदम क्लियर कर देंगे। तो यहाँ पर जो डिमल्सेंट्स है वो इसके कनेक्शन को तो खत्म करते हैं, लेकिन साथ में जो हमारे ये थ्रोट है ना, इसको भी ये एकदम ठीक कर देते हैं अच्छे से, तभी ये हमारे यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं।
तो इसके कुछ एग्जांपल्स अगर देखे जाएँ तो जैसे हमारा लॉजेंसेस हो गए, कोई सिरप्स हमारी हो गई, ग्लिसरीन हो गई या लिक्विड, ये सारे के सारे अगर आप देखोगे तो बेसिकली हम खाते हैं और हमारे गले को क्या करते हैं, एकदम फ्लुएंट कर देंगे, चिकना सा थोड़ा कर देंगे, जिससे ये इरिटेशन वगैरह हमारी खत्म हो जाए। तो इसका एग्जांपल यहाँ पर आपको दिख जाएगा। विक्स की ये कफ ड्रॉप्स हैं जो बेसिकली क्या आती हैं, जब भी हम इसको खाते हैं ये हमारे बेसिकली लोकली इफेक्ट करती हैं, यानी कि हमारे जो गला वगैरह होगा तो गले में ये हमारी आएंगी और वहाँ पे जाके सब चीज़ क्लियर करती जाएंगी। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो जो हमारे ये हैं डिमल्सेंट्स हैं, ये भी हमारे लोकली ही एक्ट करते हैं और हमारे थ्रोट को या हमारे पैसेज को एकदम क्लियर करते हैं। और बाकी अगर देखा जाए तो ये हमारे थोड़े बहुत सैलाइवेशन को भी प्रमोट करेंगे, यानी कि हमारे जो माउथ है उसमें सैलाइवा ज़्यादा प्रमोट होगी, ज़्यादा रिलीज होगी। तो हमारे गले पर जब सैलाइवा आएगी तो इस म्यूकस को थोड़ा सा क्या, जैसे देखो म्यूकस तो है नहीं क्योंकि भाई ड्राई कप में यूज़ कर रहे हैं, तो ये म्यूकस की जगह थोड़ा सा सैलाइवा क्या करेगा, इसको थोड़ा सा क्या करेगा, इरिटेशन को कम करेगा, थोड़ा सा चिकना करेगा, जिससे आराम से यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारे होते हैं फेरेंगल डिमल्सेंट जो बेसिकली क्या होते हैं, हमारे लोकली एक्ट करते हैं। आई होप आप लोग को ये एकदम क्लियर हो गया होगा। अब हमारे सेकंड और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आते हैं, यहाँ पर एक्सपेक्टोरेंट्स आते हैं। तो पहली बात की जाए तो जो एक्सपेक्टोरेंट्स हैं इनको हम एक और नाम से जानते हैं, म्यूकोकाइनेटिक नाम से भी जानते हैं। तो म्यूकोकाइनेटिक को अगर हम डिफाइन करें 2 वर्ड्स में, म्यूकस प्लस काइनेटिक। और काइनेटिक वर्ड हम जानते हैं, काइनेटिक बेसिकली मूवमेंट में हमारा मतलब यूज होता है। काइनेटिक आपने देखा हो ना, काइनेटिक मतलब मूवमेंट कैसे है उसकी। तो यहाँ पर ये जो बेसिकली हमारे ड्रग्स हैं इनका काम क्या होगा, ये म्यूकस को मूव में कराते हैं, मूवमेंट कराते हैं, यानी कि उसको बाहर भगाते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल तो इनका बस सिंपल सा इतना फंडा है कि ये हमारे जो म्यूकस है या इसको हम फ्लैगम भी बोलते हैं, इसकी मूवमेंट को हमारे बढ़ा देते हैं। और जैसे मान लो यहाँ म्यूकस वगैरह फंस गया और म्यूकस के साथ में कोई इरिटेंट वगैरह है तो उसकी मूवमेंट को ये क्या कर देंगे, ऊपर बढ़ा देंगे, और जिससे क्या हो, ये म्यूकस हमारा जल्दी जल्दी क्या हो, बाहर निकल जाए। तो यही बेसिकली हमारा फंडा होता है पूरे के पूरे एक्सपेक्टोरेंट्स का। तो एक्सपेक्टोरेंट वर्ड से मैंने आपको पहले बता दिया, एक्स मतलब एक्सपल्जन बोल सकते हैं, एग्जिट बोल सकते हैं, एक्सहेल बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं, मतलब बाहर निकालने से कनेक्टेड है। और म्यूकोकाइनेटिक भी वर्ड हमारा क्या है, म्यूकस की मूवमेंट को बढ़ा के और उसको बाहर निकालने से कनेक्टेड है। तो ओवरऑल देखा जाए तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो ये हमारे स्प्यूटम या म्यूकस की सीक्रेशन को हमारा प्रमोट करेगा, जिससे ये हमारे बाहर निकल सके। अब लोगों के मन में डाउट आ गया एकदम, ये क्या बोल दिया, सीक्रेशन को बढ़ा रहा है, मतलब अभी हम कह रहे थे कि हमारे म्यूकस को बाहर निकाल रहा है, लेकिन अब यहाँ पर डेफिनेशन में आ गया कि ये हमारे सीक्रेशन को बढ़ा रहा है, यानी कि इस म्यूकस को बढ़ाने का काम कर रहा है। तो चलो इसको हम जो है आगे इसके मैकेनिज्म में क्लियर करेंगे। तो देखा जाए तो जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स है वो हमारे बेसिकली 2 तरह से काम करते हैं। पहला हमारा होता है ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब ये लोगों के मन में डाउट है, अब इसको क्लियर करेंगे। और दूसरा हमारा क्या करते हैं, विस्कोसिटी को कम कर देते हैं। किस चीज़ की, हमारे म्यूकस की विस्कोसिटी को कम कर देंगे। अब समझो कि यहाँ पर एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो पहली बात इसके लिए हम क्या करते हैं, नया गला बनाते हैं। ये तो हमारा गंदा हो गया। तो मान लो ये हमारा एक न्यू गला थ्रोट है हमारा। अब यहाँ पर मान लो ये हमारा जो ब्लैक कलर में आपको दिख रहा होगा, ये हमारा कफ फंस गया। मान लो कफ हमारा ज़्यादा मात्रा में हो गया और थोड़े थोड़े यहाँ पर ये आपको दिख रहे होंगे पेंसिल से लगे हुए, ये मान लो कोई हमारे फॉरेन पार्टिकल्स हैं या जो भी चीज़ हमारी हो गई। अब हमको जो है इसको बाहर निकालना है। अब आपको पता होगा म्यूकस हमारा क्या होता है, एक थिकी पार्टिकल होता है। क्या होता है, थिक होता है, बहुत ज़्यादा मतलब गाढ़ा होता है, और वो इतनी आसानी से बाहर नहीं आता इन चीज़ों में। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब ब्रोंकियल्स क्या है, हमारे ये जो ब्रोंकाई है ये हमारे पूरे के पूरे ब्रोंकाई है। तो अब हम यहाँ पर जब एक्सपेक्टोरेंट्स देते हैं तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करते हैं कि यहाँ पर वाटर की सीक्रेशन को बढ़ा देते हैं। अब समझो पंडा क्या है यहाँ पर, कि मान लो हमने जो भी हमारे ये ब्रोंकियल सीक्रेशंस हैं, अब ब्रोंकियल सीक्रेशन में हमने मान लो यहाँ पर वाटर वगैरह की सीक्रेशन को बढ़ा दिया। तो इस केस में क्या होगा, मान लो हमारा म्यूकस था, अब इसमें थोड़ा बहुत वाटर भी हमारा मिलेगा। तो जब यहाँ पर ये म्यूकस है इसके साथ जब पानी मिलेगा तो ये चीज़ आपको पता क्या होगी, डाइल्यूट होगी, यानी कि पतली होगी। अब जब ये चीज़ हमारी डाइल्यूट हो जाएगी तो अब कोई अगर कफ करेगा तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, आराम से बाहर आ जाएगी। क्योंकि एक तो ये हमारी चिपकी हुई थी, लेकिन अगर यहाँ पानी मिल जाएगा तो ये हमारा इतना क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, थोड़ा सा डाइल्यूट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में डाइल्यूट और पतला हो जाएगा। और विस्कोसिटी भी इसकी कम हो जाएगी क्योंकि अब ये गाढ़ा नहीं रहेगा। और इस सीन में क्या होगा कि अगर कोई भी कफ करेगा यानी कि खांसी करेगा तो ये चीज़ हमारी क्या होगी, ईजिली हमारी बाहर आ जाएगी। तो यही हमारा मेन फंडा है कि इसीलिए हम क्या करते हैं, इनका यहाँ पर यूज़ करते हैं। तो आई होप थोड़ा बहुत आपका डाउट क्लियर होगा। बाकी हम जब ड्रग्स पढ़ेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो जो हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स थे ये हमारे 2 तरह के इसमें ड्रग्स आते हैं। पहला हमारा आता है सीक्रेशन इन्हांसर और दूसरा हमारा आता है म्यूकोलाइटिक्स। तो देखो सीक्रेशन इन्हांसर नाम से समझ रहा है क्या, ये हमारी सीक्रेशन को बढ़ाने का काम करते हैं। अब समझो क्या हो रहा है कैसे। तो सीक्रेशन जो इन्हांसर होते हैं ये हमारे बेसिकली 2 तरीके से काम करते हैं। पहला हमारा आता है डायरेक्ट स्टिमुलेंट, यानी कि डायरेक्टली ये चीज़ हमारे इस सीक्रेशन को बढ़ा देंगे। और सेकेंड हमारे इसमें आते हैं रिफ्लक्स स्टिमुलेंट। तो अब एक एक करके हम इनको समझते हैं। तो जो डायरेक्ट स्टिमुलेंट्स है इसमें तो वही फंडा जो मैंने आपको बताया कि मान लो किसी को कोई प्रॉब्लम हो गई और यहाँ पर हमारा कफ बन गया बहुत सारा और कोई इरिटेशन वगैरह कॉज हो रही है, तो यहाँ पर हमारा ये सारी चीज़ें चिपक गई। अब बंदे को एकदम आ रही खांसे कफ है लेकिन ये बाहर नहीं निकल रहा। तो उस केस में जैसे ही कोई बंदा एक्सपेक्टोरेंट्स वगैरह खाता है तो एक्सपेक्टोरेंट्स क्या करेंगे, वो इस जगह पे आएंगे और यहाँ पर जैसे ही हमारे ये जो है पूरी की पूरी इन्हीं पर जाके बाइंड करेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, इनकी सीक्रेशन को बढ़ा देंगे। और इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे और ज़्यादा मात्रा में थोड़ा पानी वगैरह रिलीज होगा, थोड़ा बहुत हमारा म्यूकस भी रिलीज होगा और सारी चीज़ें मिल के
क्या होगा, जो हमारे ये म्यूकस ज़्यादा गाढ़ा था, ज़्यादा विस्कस था, वो हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा पतला हो जाएगा। और जैसे ही हमारा ये पतला हो जाएगा, विस्कोसिटी इसकी कम हो जाएगी, ये हमारा ईजिली क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा हमारे कफिंग के साथ। यानी कि जैसे ही कोई बंदा हमारे यहाँ से खांसेगा, ये चीज़ हमारी बाहर निकल जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा क्या हो गया, डायरेक्ट स्टिमुलेंट्स हो गए, मतलब इनको डायरेक्टली हमने लिया और ये हमारे डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, इसकी सीक्रेशन को बढ़ा रहे हैं। अब कैसे बढ़ाते हैं, तो इसको समझो। तो इसमें हमारा पहला ड्रग आता है पोटेशियम आयोडाइड। तो देखो पोटेशियम आयोडाइड क्या करता है, जैसे इस ड्रग को कोई वगैरह खाता है तो वो यहाँ पर जो हमारी ये एयरवेज है ना म्यूकोसा, यहाँ पे जाके इरिटेशन कॉज करता है। और आपको पता होगा कि जब भी कोई इरिटेशन वगैरह जैसे ही हमारी कॉज होगी, वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर हमारी होगी इन्फ्लामेशन। और जैसे ही इन्फ्लामेशन होगी तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है, इन्फ्लामेशन में हमारा वही क्या होता है जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर हमारी म्यूकस की सीक्रेशन बढ़ जाएगी जैसे इन्फ्लामेशन होगी। मतलब एक तरह से हमने किया क्या कि जो रीजन हमारे कफ को कर रहे थे उन्हीं में से एक रीजन हमने यहाँ पे और बढ़ा दिया। और इससे क्या होगा, जैसे ही हमारी यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगी, जो हमारी इरिटेशन वगैरह हो रही है उससे, तो हमारे यहाँ पर कफ और म्यूकस और ज़्यादा रिलीज होगा। और जब म्यूकस ज़्यादा रिलीज होगा तो ये चीज़ हमारी पतली हो जाएगी और हम इसको ईजिली जो है खांसने के यानी कि कफ के साथ बाहर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पोटेशियम आयोडाइड हो गया, पहला इसका मतलब ड्रग हो गया। तो इसके साइड इफेक्ट भी देखने को मिलते हैं, यानी कि ये थायराइड फंक्शन में इफेक्ट कर सकता है, इसलिए इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता। फिर हमारे कुछ यहाँ पर आते हैं सोडियम एंड पोटेशियम सिट्रेट वाले। तो ये हमारे ब्रोंकियल सीक्रेशन को बढ़ाते हैं डायरेक्टली, लेकिन ये साल्ट एक्शन, मतलब कुछ अपनी साल्टी यहाँ पर एक्शन देंगे, थोड़ा बहुत पानी वगैरह भी सीक्रेट करेंगे। ये सब रीजनों की वजह से क्या करते हैं, ये हमारे इसको पतला कर देते हैं। देखो एग्जैक्ट एकदम मैकेनिज्म इनका नहीं पता है बिल्कुल कि कैसे ये हमारे काम करते हैं, बाकी ये आप समझ लो ऐसे ही हमारे काम करते हैं। फिर हमारे यहाँ एक और सबसे जो इफेक्टिव आज के ज़माने में ज़्यादा चल रहा है वो हमारा आता है स्टीम, क्योंकि इन सबके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं, इसलिए स्टीम सबसे ज़्यादा इफेक्टिव चीज़ मानी जाती है। आप लोगों ने देखा होगा ना, डॉक्टर वगैरह कुछ कैप्सूल देते हैं, उसको आप पानी में डाल दो, या सबसे देसी इजाज पानी भरा इतने बड़े में और उसको गर्म किया, फिर उसमें बिक्स डाली, और बिक्स क्या होगी, बिक्स भी हमारी एवोपरेट होकर उड़ेगी, उसको हम डायरेक्टली नोज में लेते हैं और उससे क्या होगी, हमारी सारा कुछ खुल जाता है और म्यूकस हमारा पतला होकर सीधे बाहर आने लगता है। तो ये केस भी आपने यहाँ पर देखा होगा। तो स्टीम के लिए हम क्या करते हैं, मोस्टली वोलेटाइल ऑयल ले लेते हैं कोई सा। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है, जो हमारा ईजिली एवोपरेट हो जाए। फिर कोई यूकेलिप्टिस का ऑयल हो गया, या कोई क्लोव ऑयल हो गया, या कई केस में अल्कोहल वगैरह का भी हम यूज़ कर लेते हैं। इसको डायरेक्टली भी लोग यूज़ कर लेते हैं खांसी वगैरह में, आपने देखा होगा ना, सिंपली फंडा है हमारा। तो ये चीज़ें हमारी होती हैं, ये मैंने आपको बता दिया सिंपली। और सबसे ज़्यादा इफेक्टिव भी हमारी स्टीम ही होती है। अगर आपको तुरंत राहत चाहिए, आप इतना बड़ा कोई भी पतीला लें और वहाँ पर आप क्या करें, पानी भर लें, उसको मतलब गर्म कर लें, एकदम बॉईल कर लें, जिससे वो हमारा ऊपर उड़ने लगे ऐसे करके हमारा। उसके बाद यहाँ पर छोटी सी बिक्स डाल दें, या कोई भी हमारी चीज़ें आती हैं इसके लिए अलग अलग स्टीम वाली कोई, तो उसको आप यहाँ डालेंगे तो वो भी हमारे इसके साथ उड़ेगी। और फिर आप ऊपर यहाँ पर इस तरह बैठ जाएँ और किसी चीज़ से ढक लें, जिससे हमारी ये जो एवोपरेशन है वो हमारी इधर उधर कहीं ना जाए। धीरे धीरे वो आपकी नोज़ में जाएगी, माउथ के तो अंदर जाएगी, और आपकी सब चीज़ों को ये खोल देगी और आपके कफ को डायरेक्टली, मतलब यहाँ से एंटर करेगी, कफ में पहुंचेगी और डायरेक्टली जो भी हमारा कफ है इसको डाइल्यूट कर देगी, पतला कर देगी। तो ये हमारे इस तरह काम करते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा डायरेक्ट स्टिमुलेंट, मतलब डायरेक्ट नाम से समझे कि ये डायरेक्टली हमारे क्या आ रहे हैं, इस ब्रोंकाई में जाके डायरेक्टली अपना फंक्शन दिखा रहे हैं। सेकंड हमारा इसमें केस आता है रिफ्लक्स स्टिमुलेशन। तो ये हमारे बेसिकली क्या करते हैं कि मान लो किसी को ये प्रॉब्लम होगी, जो मैंने आपको बताया, ये सब हमारा यहाँ छप गया। तो अब इस केस में क्या होगा कि कोई भी बंदा जैसे ये खाएगा, ड्रग्स वगैरह खाएगा, दवाई वगैरह खाएगा, ये रिफ्लक्स स्टिमुलेशन वाले, ये हमारे पेट में जाएंगे और पेट में जाके इरीटेशन कॉज करेंगे। और इरीटेशन जैसी कॉज करेंगे, मान लो पीएच वगैरह बढ़ा दिया, एचसीएल की सीक्रेशन वगैरह बढ़ा दी, तो इन सब केस में क्या होगा, जैसे इरीटेशन बढ़ेगा, ये कहीं ना कहीं जाके डायरेक्टली इन्फ्लामेशन करेगा। इन्फ्लामेशन के थ्रू फाइनली जाके क्या करेंगे, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके क्या करेंगे, सीक्रेशन को बढ़ा देंगे। अब जैसे ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में सीक्रेशन को बढ़ा देंगे, यहाँ पर तो आपको पता है ये हमारी प्रेजेंटर सीक्रेशन बढ़ जाएगी, तो ये चीज़ हमारी क्या हो जाएगी, पतली हो जाएगी। और यहाँ पर फिर हमको देखने को मिलेगा थिनिंग ऑफ रेस्पिरेटरी सीक्रेशन। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेटरी जो सीक्रेशन है उसमें सिर्फ म्यूकस नहीं आता, और भी दो चार चीज़ें आती हैं, एक आध साल्स वगैरह आ गए, या पानी वगैरह आ गया, सलाइवा भी ऊपर साइड हमारा आ जाता है रेस्पिरेटरी के अंदर। तो जब ये सारी की सारी चीज़ों की हमारी जब सीक्रेशन बढ़ जाती है, इसीलिए हर जगह आपको यहाँ पर रेस्पिरेटरी सीक्रेशन मिलेगा, सिर्फ म्यूकस नहीं मिलता। तो जब ये चीज़ें आती हैं तो ये चीज़ हमारी पतली हो जाती है, थिन हो जाती है। तो इस केस में ये ईजिली हमारी कफ की तरफ बाहर निकल आती है। तो ये बेसिकली हमारा इसका फंडा होता है रिफ्लक्स स्टिमुलेशन का, और ये हमारा यहाँ पे वही है, कफिंग की तरफ बाहर निकल आएगा। इसके एग्जाम्पल्स हमारे हैं गुआइफेनेसिन हो गया, टोलुवल्सम हो गया, वसाका हो गया, ये तो बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। फिर यहाँ पर एक अमोनियम साल्ट हो गया। तो जो हमारा ये गुआइफेनेसिन है, यही आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि बाकी समय कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। बाकी ये हमारे इन सीलियरी मूवमेंट को भी बढ़ा देता है, जो मैंने यहाँ पर आपको दिखाया था। एक मिनट,
जो आपको दिख रही होगी ये वाली मूवमेंट है, इसको भी बढ़ा देगा तो ईजिली क्या होगा, जो हमारे कफ है वो हमारे यहाँ से बाहर निकलने लगते हैं। तो इस तरह ये चीज़ हमारी यहाँ पर काम करती है। बाकी जो अमोनियम क्लोराइड है वो भी हमारा इसी के मतलब काम आता है, इरिटेशन वगैरह कॉज करती है। तो ये था हमारा सारा का सारा सिक्रीशन इन्हांसर का फंडा। अब इसमें हमारे जो सेकंड, यानी कि आप एक चीज़ समझ गए, जो भी हमारे एक्सपेक्टोरेंट्स हैं वो बेसिकली ब्रोंकाइल की सीक्रेशन को बढ़ा रहे हैं या हमारी वेस्कोसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो ये आप पहला समझ गए। अब सेकंड हमारी इसमें चीज़ आती है म्यूकोलाइटिक वाली आती है। अब देखो म्यूकोलाइटिक में क्या होता है, बेसिकली नाम से समझे क्या है यहाँ पर, म्यूको बोले तो म्यूकस और लाइटिक बोले तो ब्रेकडाउन। यानी कि यहाँ पर जो भी हमारा म्यूकस जो यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा बन गया, चलो मैं इसको यहाँ पर अगर अलग उठा के दिखाऊँ, मान लो ये हमारा यहाँ पर म्यूकस बन गया, तो जो हमारे म्यूकोलाइटिक एजेंट्स है वो क्या करेंगे, जैसे ही वो आएंगे वो इस म्यूकस को तोड़ मरोड़ देंगे और ये हमारा इस तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो अब सिंपल सा फंडा समझो कि मान लो ये हमारा एक बड़ा सा ऐसा है, इसको बाहर निकालने में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी कि ये छोटे छोटे को बाहर निकालने प्रॉब्लम। भाई सिंपल सी बात है, ये छोटे वाले हमारे ईजिली एक दो बार खांसेंगे सारा का सारा बाहर निकल जाएगा और उसके बाद हम ठीक हो जाएंगे। तो यही तो हमारे म्यूकोलाइटिक का काम होता है कि ये हमारे म्यूकस को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जैसे ये हमारे छोटे छोटे म्यूकस को तोड़ेंगे इसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी रिड्यूस हो जाएगी। तो यही इसका मेन फंडा हो गया। अब ड्रग्स के बेस पे हम डायरेक्टली इसका जो है मैकेनिज्म समझते हैं। तो यहाँ पे हमारे 4 ड्रग आते हैं। पहला हमारा है ब्रोमहेक्सिन, फिर हमारा आता है एम्ब्रोकॉल, फिर हमारा आता है एसिटाइल सिस्टीन और यहाँ पे आता है कार्बोसिस्टीन। तो जो ब्रोमहेक्सिन है इसको बेसिकली देखा जाए तो जो बसका हमारा जो म्यूकोकाइनेटिक वाली की एक्सपेक्टोरेंट था उसी से थोड़ा सा डेरिवेटिव वगैरह बना बनू के हमारा ये ब्रोमहेक्सिन बना है, जिसको हम म्यूकोलाइटिक बोलते हैं। ठीक है, तो ये आप यहाँ समझ गए होंगे। अब अगर इसके मैकेनिज्म की बात करें तो लेट करो कि यहाँ पर ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब इसमें कहीं भी क्या होगा, हमारा म्यूकस जो हमारे थे, मान लो छोटे छोटे ये हमारे पार्ट्स थे, वो हमारे क्या हो गए जुड़कर एक इस तरह का हमारा पॉलीमराइजेशन आप प्रोसेस जानते होंगे। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें कोई भी चीज़ हमारी आपस में जुड़ती चली जाती हैं और जुड़ जुड़कर हमारी इस तरह से एक बड़ा सा पार्टिकल बना लेती है। तो ये जो हमारा है ना म्यूकोलाइटिक, इसमें इसको हम बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब क्या होता है, मान लो म्यूकस प्लग बन गया। अब म्यूकस प्लग क्या होता है कि मान लो ये जगह है, यहाँ पर हमारे म्यूकस बहुत सारे, यानी कि 1 2 नहीं बहुत सारे म्यूकस इकट्ठे हो गए, इस तरह इन्होंने एक तरह से ब्लॉकेज बना दिया। तो एक तरह से हमारा म्यूकस प्लग यानी कि एक तरह से गुच्छा सा हमारा बन गया, ये हो गया। या इस केस में आता है टेनेसियस स्प्यूटम, ये हमारा होता है दृढ़ यानी कि ठोस, यानी कि एकदम ऐसा हो गया। भाई आपने देखो ना बहुत लोग जिनको कुछ भी समझाओ दिमाग में कुछ घुसता ही नहीं है, उसी तरह से यहाँ पे कुछ ये हमारे ठोस हो गए कि भाई कितना भी खांस रहे हैं ये चीज़ हमारी बाहर ही नहीं आ रही है। आप कस के खांस रहे हो, गला छिल गया, लेकिन ये चीज़ हमारी बाहर ही नहीं आ रही है। तो उस केस में ये हमारे टेनेसियस स्प्यूटम कहलाते हैं, एकदम दृढ़ या फिर ठोस हो गए हैं। तो ये चीज़ जो भी हमारे स्प्यूटम है दोनों ही केस में ये हमारे पॉलीसैकेराइड के बने होते हैं। अब म्यूको जोड़ दिया मतलब म्यूकस पॉलीसैकेराइड का, यानी कि एक तरह से हमारे प्रोटीनियस नेचर के भी हो जाते हैं। तो मान लो कि यहाँ पॉलीमराइजेशन के दौरान हमारा इतना बड़ा सा क्या हो गया, कोई भी हमारा म्यूको पॉलीसैकेराइड हमारा तैयार हो गया और इसको हम म्यूकस प्लग भी बोल सकते हैं, या हम टेनेसियस स्प्यूटम यानी कि एक ऐसा ठोस हो गया। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम अपने यहाँ पर म्यूकोलाइटिक एजेंट्स को यहाँ पर देंगे। अब जब म्यूकोलाइटिक एजेंट्स आते हैं तो वो क्या करेंगे, वो इसकी डीपॉलीमराइजेशन कर देंगे, यानी कि इसकी कर देंगे ब्रेकडाउन। अब जैसे इसकी हम ब्रेकडाउन कर देते हैं, ये हमारा छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गए, इस तरह यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब सिंपल सा फंडा है कि मान लो ये चीज़ हमारी अटकी है, तो भाई ये तो हमारी कफ के साथ बाहर नहीं आएगी, लेकिन जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं ये तो हमारे कफ के साथ इजीली बाहर आ जाएंगे ना। तो यही फंडा हमारा यहाँ पर करते हैं ब्रोमहेक्सिन और एम्ब्रोक्सोल की, वो इसको डीपॉलीमराइज कर देते हैं, यानी कि जैसे ये माना था छोटे छोटे पार्ट्स में इसको तोड़ देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसीलिए इनको म्यूकोलाइटिक एजेंट भी जाना जाता है। अब यहाँ पर ये 2 तरह से काम करेंगे, या तो डायरेक्टली भाई डायरेक्टली हमारे आए, इन्होंने इसको यहाँ तोड़ दिया, या फिर क्या करते हैं ये एक एंजाइम को रिलीज करेंगे। जैसे हमारे इसमें आएंगे ये यहाँ पे जाके एक एंजाइम को रिलीज करेंगे, लाइसोसोमल। अब लाइसोसोमल यहाँ भी आता है, इसका मतलब होता है ब्रेकडाउन, यानी कि ये एंजाइम जैसे ही इस पर जाके लगेगा ये इसकी डीपोलाइमर करेगा, यानी कि इसको ब्रेकडाउन कर देगा, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। और इसके बाद क्या हो जाएगा, ये हमारा लेस विस्कस है, यानी कि कम गाढ़ा है, और थिन है, पतला है। तो ये ईजिली हमारा जैसे ही खांसेंगे उसके साथ ही हमारा क्लियर आउट हो जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। तो ये हमारा हो गया ब्रोमहेक्सिन के बारे में। बाकी ये मेनली तब ज़्यादा यूज़फुल है जब मान लो म्यूकस प्लग बन गया, यानी कि कोई ऐसा हो गया जो बाहर ही नहीं निकल रहा, उस केस में। साइड इफेक्ट की बात करें इसमें तो नोजिया नॉर्मली देखा जाता है, गैस्ट्रिक इरिटेशन मतलब पेट में इरिटेशन वगैरह कॉज हो सकती है, और हाइपर सेंसिटिविटी, ज़्यादा सेंसिटिविटी हमारी बढ़ सकती है। फिर दूसरा हमारा इसमें ड्रग आता है एम्ब्रोक्सोल, तो वो भी हमारा इसी का मेटाबोलाइट होता है, यानी कि जो हमारा ये ब्रोमहेक्सिन है इसी का ये हमारा क्या है मेटाबोलाइट्स है। तो जो भी कुछ फंक्शन है या साइड इफेक्ट वो सारे के सारे हमारे इसी की तरह सेम होते हैं। अब आपको एक चीज़ समझ आ गई होगी कि ये हम क्या करते हैं, ये ओरली हम एडमिनिस्ट्रेट करते हैं, तभी तो भाई मेटाबोलाइट्स में कन्वर्ट होगा लीवर में जाके। तो जो कोई भी दोनों के दोनों हमारे ड्रग्स हैं इनको हम क्या करेंगे, ओरली जो है दिए जाते हैं, और ओरली देंगे तभी तो हमारे पेट में जाके ये हमारे इरिटेशन वगैरह कॉज कर सकते हैं। तो इस तरह आप थोड़ा बहुत आइडिया भी लगा सकते हो। तो ये हमारे 2 ड्रग हो गए। तीसरा इसमें आता है एसिटाइल सिस्टीन, जिसको जो है एन एसिटाइल एल सिस्टीन नाम से भी जानते हैं, मतलब NAC नाम से भी जानते हैं। अब इसका मैकेनिज्म जानते हैं क्या होता है कैसे। तो देखो जिस केस में जहाँ पे आपने देखा कि छोटे छोटे चीज़ हमारी मिलकर क्या बना रही थी, इस तरह से पॉलीसैकेराइड हमारी तैयार कर रही थी, उसी तरह हमारी यहाँ पर भी जो हमारी म्यूकस होती है, म्यूकस क्या
होती है, एक्चुअल में एक म्यूकोप्रोटीन होती है। अब क्या होती है तो समझो कि मान लो ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है हाई मॉलिक्यूलर वेट की, उसमें क्या होगा बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड। देखो ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, एक्चुअल में ऐसा होने का कोई दावा मैं नहीं कर रहा हूँ, ये केवल मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। तो लेट करो कि यहाँ पर ये जो आपको दिख रहे होंगे ये हमारे ग्लाइकोप्रोटीन्स है और यहाँ पर ये डाइसल्फाइड के बॉन्ड के द्वारा आपस में कनेक्टेड है और इस तरह कनेक्ट होकर ये एक बड़ा सा हमारा स्ट्रक्चर तैयार होता है, इसको हम म्यूकोप्रोटीन बोलते हैं। अब मान लो ये इसी तरह का, जैसे हमारा यहाँ पर ये बड़ा बन गया था, उसी तरह से यहाँ पर हमारा ये बड़ा सा एक पूरा बन गया है म्यूकस, और ये म्यूकस हमारा यहाँ कहीं पर जाके अटक गया है। तो अब हमको जो है इसको बाहर निकालना है। और बाहर क्यों निकालना है? क्योंकि भाई इसने ब्लॉकेज बना रखा है, रास्ता रोक के खड़ा हुआ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, CO2 ऑक्सीजन का इनहेल एक्सहेल में दिक्कत हो रही है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो उस केस में हम यहाँ पर देते हैं एसिटाइल सिस्टीन। अब एसिटाइल सिस्टीन यानी हम इसको नैक बोले तो ये इसका काम क्या होता है कि यहाँ पर जो आपको ये डाइसल्फाइड बॉन्ड दिख रहे हैं ना, ये इन बॉन्ड को क्या कर देगा, या तो इनसे अलग कर देगा या इस बॉन्ड को खोल देगा, तोड़ देगा, मरोड़ देगा। यानी कि यहाँ पर जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है ये हमारे खत्म हो जाएंगे। अब यहाँ से मान लो ये डाइसल्फाइड बॉन्ड हमने खत्म कर दिया तो धीरे धीरे क्या होगा, ये हमारे इस तरह बिखर जाएंगे। तो अब ये जो हमारा म्यूकस है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो अब भाई इजीली बताओ कि ये जो हमारे छोटे छोटे चीज़ें ये हमारे खांसने के साथ या कफ के साथ इजीली बाहर आ जाएंगे ना, सिंपल सा फंडा है। तो वही चीज़ हमारी कि जैसे ही हम खांसेंगे ये चीज़ हमारी क्या होगी, इजीली बाहर आ जाएगी और यहाँ पर म्यूकस हमारा लेस विस्कस हो गया है, थिन हो गया, तो अब इजीली कफ के साथ क्या होगा, ये हमारा बाहर आ जाएगा। तो इस तरह हमारे ये एसिटाइल सिस्टीन काम करते हैं। ये भी एक रफ इमेज है जो मैंने यहाँ आपको बता दी। अब देखा जाए तो इसको हम ओरली भी ले सकते हैं लगभग 200 से 600 mg तक, और इसको इनहेलेशन के द्वारा भी ले सकते हैं। लेकिन जब इसको इनहेल करेंगे तो इसको नेबुलाइट फॉर्म में इनहेल करते हैं। देखो ऐसी छोटी छोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, कभी भी आ जाती हैं। तो नेबुलाइड सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी हमारा लिक्विड सॉल्यूशन है उसको हमने क्या किया, फाइन स्प्रे के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब या तो इसको फेस मास्क के द्वारा दिया जाता है, डायरेक्टली इनहेल किया जाएगा, या और भी कई रीज़न है जिससे हम इसको दे सकते हैं। तो ये हमारा नेबुलाइड फॉर्म सॉल्यूशन आप समझ गए होंगे। अब इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो वॉमिटिंग और डायरिया सबसे मेन कॉज है इसके। बाकी पेप्टिक अल्सर में इसको नहीं दिया जाएगा क्योंकि जब ओरली देते हैं तो ये गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगा। अब किसी को अल्सर वगैरह है तो भाई बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन हो जाएगी, इसीलिए ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है पेप्टिक अल्सर में। इसी के साथ का जो चौथा ड्रग हमारा आता है वो आता है कार्बोसिस्टीन। तो देखा जाए तो ये भी हमारा एसिटाइल सिस्टीन की तरह ही काम करेगा, जो भी सारे काम होते हैं। बाकी इसको हम ओरली देंगे। और एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो गैस्ट्रिक डिस्कम्फर्ट और रेजिस, मतलब अल्सर वगैरह में भी इसको हम नहीं दे सकते, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। तो यही मेन फंडा जो हमारा एसिटाइल सिस्टीन का था वो हमारा इसका आएगा। तो अब यहाँ पर हमारे म्यूकोलाइटिक कंप्लीट हो जाते हैं और एक्सपेक्टोरेंट आपने पढ़ लिए थे। तो अब अगर बात करें तो जो हमारे म्यूकोलाइटिक वाले एजेंट्स थे स्पेशली हम उनको ट्रैकियोस्टोमी वाले पेशेंट भी यूज़ करेंगे। अब ट्रैकियोस्टोमी क्या होता है कि जैसे मान लो कई बार पेशेंट की जब सीवर हालत ख़राब हो जाती है और सांस वगैरह नहीं ले पाते, तो उस केस में जो हमारा विंड पाइप है उसको, मतलब एक पाइप होता है हमारा ट्रैकियोस्टोमी जिसके द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब बाहर से कोई भी चीज़ हम डायरेक्टली इनहेल करेंगे तो वो हमारे इसी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में डायरेक्टली पहुँच जाएगी। तो जब मान लो किसी के ये लगी हुई है तो यहाँ पर हम इनहेल करके डायरेक्टली इस नेबुलाइट फॉर्म सॉल्यूशन को इनहेलेशन के द्वारा इसी ट्रैकियोस्टोमी पाइप के द्वारा दे सकते हैं पेशेंट के अंदर। तो वो हमारा डायरेक्टली क्या करेगा, म्यूकस को इस तरह ब्रेक डाउन कर देगा, तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है। तो इसलिए यहाँ लिखा गया है ट्रैकियोस्टोमी में। बाकी एस्थमेटिक ब्रोंकाइटिस किसी को हुई तो, बाकी सिस्टिक फिब्रोसिस। अब देखते हैं कितने लोगों को इस सिस्टिक फिब्रोसिस के बारे में पता है, कमेंट करके आप लोग जरूर बताओ। उसमें ये हमारा हेल्पफुल है। बाकी ये हमारा टेनेसियस स्प्यूटम हो गया, मतलब ठोस वाला दृढ़ हो गया एकदम, या म्यूकस प्लग हो गया, प्लग बन गया, तो उन सब केस में भी हमारे म्यूकोलाइटिक हेल्पफुल होते हैं। तो ये सारे फंडे आप यहाँ पर समझ गए होंगे। तो अब हम समझते हैं अपने एंटीटसिप्स के बारे में। तो इनको शॉर्ट में जो है कफ सेंटर सप्रेसेंट नाम से भी जाना जाता है। और बाकी अगर इसको डिफाइन करें तो एंटी वर्ड मतलब अपोज, और टसिप का मतलब होता है कफ से रिलेटेड है, मतलब ये एक तरह से कफ को अपोज करते हैं, यानी कि जो हम खांसते हैं ना उसको ठीक करने में हमारी हेल्प करते हैं। अब देखा जाए मेनली तो जो हमारे ये एंटीटसिप्स हैं ये हमारे ड्राई कफ या फिर नॉन प्रोडक्ट कफ, यानी कि जब हमारा म्यूकस नहीं आता, सूखी खांसी हमें हो रही है जिसका कोई भी मतलब नहीं, यूजलेस खांसी है, उसको ठीक करने में ये हमारे काम आते हैं। अब भाई आप सोच रहे होगे भाई सूखी खांसी से दिक्कत क्या है, तो आपको पता है जब खांसेंगे तो भाई गला छिल जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, इरिटेशन होती है। और साथ में मान लो कि भाई कोई सो रहा है और अगर किसी को खांसी है तो भाई सो नहीं पाता, ना खुद सोएगा ना दूसरों को सोने देते हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है। स्लीप डिस्टर्बेंस या कोई और प्रॉब्लम, जैसे मान लो किसी को हर्निया है, पिल्स है, या किसी को कार्डियक डिसीज है, ऑक्यूलर किसी की सर्जरी वगैरह हुई है, उस केस में अगर कोई खांसेगा तो ये सारी चीज़ें उसकी दुखेंगी। तो यहाँ भी कहीं ना कहीं जो हमारी ये कफ है जो खांसी वो नुकसान पहुँचा रही है। तो इस सब केस में क्या होता है, हम इन दवाई का एंटीटसिप्स का यहाँ पर यूज़ करते हैं सूखी खांसी में मेनली। तो जो हमारे एंटीटसिप्स हैं इनका मेनली काम क्या है कि ये हमारे कफ को क्या करते हैं, एलिमिनेट नहीं बल्कि कंट्रोल करने का काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे जो म्यूकस वगैरह है उसको बाहर निकालने का काम नहीं करते। तो ये बेसिकली शॉर्ट इंट्रो हो गया। अब हम इसका मैकेनिज्म जानते हैं शॉर्ट में, वेरी शॉर्ट में। तो लेट करो कि ये हमारा पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। अब काम मैंने आपको पहले बताया, सिंपल समझ लो क्या हो रहा है कि मान लो यहाँ कोई इरिटेंट वगैरह आया, तो जैसे कोई इरिटेंट आया यहाँ से बेगस एफरेंट इम्पल्स के द्वारा क्या होगा,
नर्व्स के द्वारा हमारी इन्फॉर्मेशन कफ सेंटर तक पहुंचती है। अब कफ सेंटर पे जैसे ही पहुंचेगी, कफ सेंटर हमारा मोटरी इम्पल्स के द्वारा क्या कहेगा, हमारे डायफ्राम मसल्स इन सबको ऑर्डर देता है कि भाई जाके खांसो, और जैसे यहाँ से खांसते हैं हमारी ये चीज़ यहाँ से कफ की तरफ बाहर निकलती है। अब यहाँ पर अगर म्यूकस होता तो भाई ठीक है, लेकिन म्यूकस तो है नहीं, ड्राई कफ है, तो ये सारा हमारा कोरा चल रहा है और बेकार बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हो रही है। तो उस केस में हम यहाँ पर देते हैं एंटीटसिप। तो एंटीटसिप्स हमारा दो तरह से यहाँ पे काम कर सकता है। पहला केस आता है कि वो इस कफ सेंटर पर जैसे ही आएगा, इस कफ सेंटर को जाके क्या करेगा, डिप्रेस कर देगा। अब जैसे ही कफ सेंटर हमारा डाउन हो जाएगा तो यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन ये जा रही थी, इस इन्फॉर्मेशन को ये नहीं भेज पाएगा, और इस केस में क्या होगा कि यहाँ से कितनी भी इन्फॉर्मेशन आ जाए हमारे यहाँ पर नहीं पहुँचेगी, तो हमारी कफ यानी कि खांसी हमको नहीं होगी, तो खांसी में हमको मिल गया आराम। सेकंड केस में क्या करता है कि ये पेरीफेरली, ये सेंट्रली काम किया, ये पेरीफेरली क्या करेगा, हमारी डायरेक्टली इस रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जाके इफेक्ट करेगा, और जो हमारी यहाँ से इन्फॉर्मेशन कफ सेंटर तक पहुँच रही थी, इस इन्फॉर्मेशन को जाके भी रोक देता है। तो इस केस में भी ये हमारा काम कर रहा है। तो जब यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारे कफ सेंटर तक नहीं पहुँचेगी तो भाई यहाँ से हमें कफ नहीं देखने को मिलेगा। तो इस तरह हमारा एंटीटसिप्स काम करता है कि इस वाले को भी रोक देगा और इस वाले को भी रोक देगा। तो या तो कोई एक फंडा करेगा, ये रोकेगा ये, या फिर दोनों को ही रोक देता है। तो इस तरह हमारे ये एंटीटसिप्स जो है अपना यहाँ पर एक्शन शो करते हैं। तो अगर यहाँ पर इसको लिखें तो लिख सकते हैं कि ये हमारे कफ सेंटर के थ्रीशोल्ड को बढ़ा देगा। अब थ्रीशोल्ड कैसे, मान लो यहाँ पर इसने इस चीज़ को रोक दिया, तो भाई यहाँ से इन्फॉर्मेशन हमारी कफ तक पहुँच ही नहीं रही है, तो इसने स्लो डाउन कर दिया, तो बहुत ही देर बाद हमारे कफ सेंटर को पता लगेगा कि भाई यहाँ इरीटेशन है, खांसो। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया थ्रीशोल्ड, यानी कि हमारी जो लिमिट थी, सहन क्षमता थी, उसको इसने बढ़ा दिया। सेकंड केस में आ गया हमारे कफ सेंटर को इसने डाउन कर दिया। इस तरह हमारा काम करेगा। थर्ड, हमारे टसल्स इम्पल्स को ये हमारा डाउन कर देगा। टसल का मतलब सिंपल हमारे खांसने के जो इम्पल्स हैं, यानी कि जो इम्पल्स हमारे ये आ रहे थे, इस इम्पल्स को ये हमारा कम कर देगा, रोक देगा। तो ये सारे केस हमारे सेम ही आप समझ गए होंगे। बाकी ये हमारा थोड़ा बहुत जो है म्यूकस प्रोडक्शन को भी डाउन करेगा, क्योंकि यहाँ से कफ सेंटर रुक जाएगा तो भाई यहाँ से म्यूकस हमारा बनेगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ें हमारी हो गई। अब इसमें ड्रग्स की बात करें तो हमारे इसमें ओपियोइड एंटीटसिप्स आते हैं और नॉन ओपियोइड एंटीटसिप्स आते हैं। ओपियोइड का मतलब आप नार्कोटिक समझ रहे होंगे। तो ओपियोइड्स में हमारे दो ड्रग आते हैं, कोडीन, इथाइल मॉर्फिन, और नॉन ओपियोइड्स में हमारे आते हैं नोस्कैस्पिन यानी कि नार्कोटिन, फिर डेक्स्ट्रोमेथारिन, और यहाँ पर हमारे आते हैं क्लोफेडियानोल आते हैं। ठीक है, तो अब हम एक एक करके थोड़ी बहुत इनके बारे में बातें समझते हैं। तो जो हमारा कोडीन है, देखा था एक्चुअल में तो वो मॉर्फिन की तरह ही होता है, लेकिन मॉर्फिन से थोड़ा सा कम पोटेंट होता है, यानी कि कम ताकतवर है। जरूरी भी है, क्योंकि भाई मॉर्फिन के बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है और बहुत ज़्यादा एडिक्टिव हो जाता है। तो उस केस में हम यहाँ पर कोडीन का यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा ना, पहले भाई कफ सिरप आते थे जिसमें कोरेक्स वगैरह आता है, उसमें कोडीन होता था, लोग इसका मिसयूज भी करते थे। तो आजकल ये ऐसे नहीं मिलता है, तो ये हमारा लेस पोटेंट होता है मॉर्फिन से। बाकी इसका मेन काम होता है कफ सप्रेसेंट की तरह इसका ज़्यादा यूज, मतलब कफ सेंटर की तरफ, यानी कि जो ये है ना, यहाँ पर इसकी ज़्यादा एफिनिटी होती है, तो भाई अच्छे से यहाँ पे काम करता है। बाकी जब इसको कोई लेगा तो लगभग 6 घंटे तक क्या कर सकता है, ये हमारे कफ यानी कि खांसी को रोकने का काम करता है। बाकी ये म्यूकस प्रोडक्शन को भी रिड्यूस करेगा, और जो म्यूकुलरी क्लियरेंस है, यानी कि जो सिलेरी हमारे मूव करके म्यूकस को बाहर निकाल रहे थे, उसको ये बढ़ाने का काम करेगा। बाकी इसके अगर ड्रॉबैक की बात करें तो सबसे ज़्यादा ड्रॉबैक क्या है, कॉन्स्टिपेशन। अगर कोई इसको लेता है तो भाई कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, कब्ज जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो ये होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। बाकी अगर कोई इसको हाइयर डोज में ले लेता है तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है, क्योंकि भाई डिप्रेस कर रहा है ना हमारे कफ वगैरह को, तो ये ज़्यादा हमारा डिप्रेस हो सकता है, तो ये एक खतरा हो गया। बाकी ड्रोजीनेस आती है, नींद वगैरह बहुत आती थी, आपको पता होगा नशा करने के लिए लोग यूज़ करते थे कोरेक्स का पहले। बाकी चाइल्ड में सबसे ज़्यादा इसके नुकसान होते हैं। तो अगर इसकी कॉन्ट्रा इंडिकेशन की बात करें तो अस्थमा वाले केस में इसको बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करेगा। अस्थमा में अगर डिप्रेशन हो गया तो भाई बंदा गया। बाकी ये हमारा बच्चों में भी अवॉइड ही किया जाता है मोस्टली, क्योंकि बच्चे वगैरह इससे नहीं सह पाते, ड्रोजीनेस वगैरह ज़्यादा हो जाती है। बाकी आपने सुना होगा कि अगर कोई भी कोडीन वगैरह वाला कोई दवाई खाता है तो ड्राइविंग वगैरह ना करें, ऐसी सेफ्टी वगैरह प्रोकॉशन ले, क्योंकि ये चीज़ हमारी नींद वगैरह आएगी, सेडेटिव वगैरह कॉज करेगी, ये सब रीज़न हो गए। बाकी और बात करें कि मान लो किसी केस में कोडीन की पॉइजनिंग हो गई, मान लो किसी ने ज़्यादा कोडीन वगैरह पी ली, तो उस केस में एक नेलॉक्सोन आता है, वो हमारा इसका एंटीडोट है। यानी कि अगर ज़्यादा कोडीन कोई ले ले, या कोडीन का एंटीडोट की तरह आप इस नेलॉक्सोन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया कोडीन। सेकंड हमारा इसमें आता है इथाइल मॉर्फिन, तो ये भी हमारा कोडीन की तरह ही मतलब ऑलमोस्ट काम करता है, बस ये लेस कॉन्स्टिपेटिंग है, यानी कि जो कॉन्स्टिपेशन यहाँ ज़्यादा हो रहा था यहाँ थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, कोडीन को हम और किस नाम से जानते हैं, ये आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं कितने लोगों को पता है। बाकी ये हमारा फॉल कोडीन है, तो ये भी कोडीन की तरह ही लगभग काम करता है। बाकी इसका लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन लगभग ये 12 घंटे तक हमारे कफ को रोक सकता है। बाकी और हमारे आते हैं नोस्कैस्पिन, जिसको नार्कोटिक बोलते हैं, तो ये हमारे नॉन ओपियोइड वाले हो गए हैं। तो ये हमारे बेसिकली स्पास्म डॉग कफ को, यानी कि जो एंठन वाला कफ होता है उसको ठीक करने में काम आता है। बाकी ये थोड़ा बहुत हिस्टामिन रिलीज कर सकता है, इसलिए ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन हो सकती है, इसलिए इसको भी यहाँ ध्यान देने, मतलब एक तरह से ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। फिर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो नोजिया, हेडेक, ये इसके एडवर्स इफेक्ट हो गए। फिर हमारा डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन आता है, तो ये भी हमारा सिंथेटिक तरीके से हमको प्राप्त होता है। बाकी इसका 2 फंडे आते हैं, एल आइसोमर, डी। तो डी आइसोमर हमारा होता है जिसमें एंटीटसिप एक्शन देखने को मिलता है। बाकी ये कोडीन की तरह ही लगभग अपने एक्शन देता है, 15 से 3 मिनट तक ऑनसेट, ड्यूरेशन 3 से 6 घंटे के लिए। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो डिजीनेस हो गया, नोजिया हो गया, ड्रोजीनेस वगैरह हो गई, और अगर कोई ज़्यादा ही खा लेता है तो भाई उसको हेलुसिनेशन भी हो सकता है।
बाकी लास्ट एंटीटसेप ड्रग आता है हमारा क्लोफेडियन, जो हमारा लगभग सिमिलर ही है वैसे, बस इसका ऑनसेट ऑफ एक्शन वो सब हमारा थोड़ा सा लॉन्गर हो जाता है, सॉरी ड्यूरेशन लॉन्गर हो जाता है, लेकिन ऑनसेट ऑफ एक्शन हमारा क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। बाकी इसमें हमारे एंटी हिस्टामिन्स भी आते हैं, तो एंटी हिस्टामिन में मेनली हमारे जो H1 वाले होते हैं, फर्स्ट जनरेशन वाले, वही मेनली हमारे यूज़ होते हैं, और इनको डायरेक्टली मतलब सिंगल नहीं दिया जाता, इनको कन्वेंशनली ऐड कर सकते हैं, कोई एंटीटसेप्स है या कोई एक्सपेक्टोरेंट है उनके साथ मिलाकर इन फॉर्मुलेशन में हम इनको दे सकते हैं। बाकी ये अपना फंडा सेडेटिव और एंटी कोलिनर्जिक एक्शन के थ्रू दिखाते हैं, मतलब थोड़ा सा उधर डाउन कर देंगे सिस्टम और इधर थोड़ी सी नींद वगैरह आएगी तो कफ वगैरह थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इस तरह ये हमारे बेसिकली काम करते हैं। इनके ड्रग्स आपको दिख जाएंगे, क्लोरामफेन हो गया, ये हो गया, ये हो गया हमारे। बाकी और हमारे आते हैं जैसे ब्रोंकोडायलेटर्स, तो वो बेसिकली क्या करते हैं, जैसे मान लो हमारे यहाँ पर ब्लॉकेज वगैरह हो गई है, तो वो क्या करेंगे, जैसे हम ब्रोंको डायलेट देते हैं वो इसको थोड़ा सा डायलेट कर देंगे, तो हमारे इजीली क्या होंगे, यहाँ से कफ वगैरह होगा वो हमारा बाहर आसानी से निकल जाएगा। तो ये भी हमारे एक तरह से एंटीटसेप्ट की तरह यूज़ होते हैं ब्रोंकोडायलेटर। तो इसमें 2 ड्रग आते हैं, सल्ब्यूटामॉल और टर्बिटालिन। तो आई होप आप लोग को ये पूरी की पूरी कहानी, सारे के सारे ड्रग्स, सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपको सारा कुछ डिटेल्स में हमने A to Z सारी कहानी बता दी है इन्हीं पूरे के पूरे ड्राई ऑफ कफ के बारे में। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। बाकी नोट्स आपको वेबसाइट पर बहुत जल्दी मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर एंड आप सभी लोग अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद।